हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूएलएस फॉर यू। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज मैं आ गया हूँ एक नए गेस्ट के साथ अपने शो क्यूए संवाद में। मेरे साथ हैं नितिश जैन। हाय नितिश, कैसे हैं आप? I am doing good, Shrikant. Good to see you. और पुणे का अभी वेदर कैसा है, मैं जानना चाहूंगा। Weather अच्छा है अभी. अच्छा। Pune is generally good with rainy season हाँ and हाँ। good atmosphere. ओके। और आपका अभी क्या रोल चल रहा है, मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि ऑडियंस ये बेसब्री से इंतजार कर रही है कि आप अपना करंट रोल, करंट एक्सपीरियंस जो भी है वो थोड़ा सा अगर शेयर कर सकें। So as of now, with my current organization, हम्म। I'm working as a manager QA. Right? ओके। The designation goes with this. लेकिन generally, it's like there are 8 to 10 SDAT, right? They are reporting to me, and I'm handling different projects. It's like this, ओके। more in terms of checking the functionality, the overall QA process, automation, all those things. ओके। Driving the QA process basically. ओके, सो एसडेट के अलावा आप जो हमारे फंक्शनल क्यूए होते हैं उनको भी आप गाइड करते हो? आई मीन वो भी आपके अंडर ही आते हैं? So see, role wise, it can be anything, right? But in our organization, we हम्म। are hiring like SDAT only. It's like this. ओके। एंड So एक overall, they एक handle testing. It's like this. ओके ओके, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। ये एसडेट क्योंकि टर्म यूज हुआ है, और अभी अगर आप देखोगे अपने क्यूए कम्युनिटी में, मैंने बहुत सारे ये रोल्स देखे हैं। एसडेट हो गया, ऑटोमेशन इंजीनियर हो गया, ठीक है। कोई इसको एसडेट 2 3 ऐसे भी बात करता है, ठीक है। कई लोग क्यूए इंजीनियर होते हैं, वो भी ऑटोमेशन कर रहे होते हैं। तो ये एसडेट पोजीशन एग्जैक्टली कुछ डिफरेंट है या सेम है जो हम ऑटोमेशन करते हैं उसमें? देखिए टर्म्स कॉइन हुए हैं ये सब राइट इन लास्ट लेट्स से 10 years. तो ओके। कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा इसलिए स्टार्ट हुई. सो बेसिकली व्हाट आई नो इज माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन और सम कंपनी दिस काइंड ऑफ कंपनी दे कॉइन दिस टर्म ओके। initially so that the test engineer they will work closely to the dev side right from the unit testing. So basic thing with the SDET is whatever is required to do, write some script or in whatever way you can reduce the manual effort, right? If you can do it, you should be ready to create the tools, create anything which can help on the automation side, right? करेक्ट। That is major thing with the SDET. ओके। ये ऐसा ऐसा था. हम्म। लेकिन क्या हुआ है अब कि अब एग्जैक्टली दूसरी कंपनीज ने एज डेट एज अ रोल इंक्लूड नहीं किया है बहुत सारी कंपनीज ने. राइट। लेकिन हो सकता है आपकी कंपनी में जो एग्जिस्टिंग हम क्यूए इंजीनियर बोलते हैं या हाँ। टेस्ट इंजीनियर्स बोलते हैं वो भी ऑटोमेशन कर रहे हैं और दे राइट। आर डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ ऑटोमेशन रिलेटेड टू एपीआई, रिलेटेड टू परफॉर्मेंस टेस्टिंग. तो अगर वो लोग कर रहे हैं तो it's already they are doing what we said as dead. ओके। एंड आप जो ये टीम जैसे मैनेज कर रहे हो, टीम हैंडल कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एज अ क्यूए, मैं जैसे सीनियर क्यूए इंजीनियर हूँ और मेरी टीम में भी मैनेजर है। हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि हमारे मैनेजर्स हमें समझ नहीं रहे, ठीक है। हमारा व्यू पॉइंट नहीं समझ रहे, बट आई एम श्योर मैनेजर की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनके एक चैलेंजेस अपने होते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा आपके क्या चैलेंजेस होते हैं एक टीम को हैंडल करते हुए, एज वेल एज मैनेजमेंट को हैंडल करते हुए, बिकॉज ये आप एज अ ब्रिज काम करते हो, राइट? तो वो ब्रिज जो होता है वो कितना स्ट्रांग होता है, वही डिसाइड करता है कि टीम कैसे आगे बढ़ेगी। Correct. Rightly said and rightly asked. Right. The thing is, when you are working as a QA manager, right, or any manager in our software industry, thing is you have to report it to the higher management also, and then you have to handle a team also, right? So it's a bigger responsibility because whatever is the organizational goal, right, from the quality perspective, from the release perspective, you have to communicate it in a very good way to your subordinates also, or the leaders also, right, or the freshers also. आप जितना अच्छा ये कल्चर क्रिएट करोगे, राइट, ट्रांसपेरेंसी का, कम्युनिकेशन का. देखिए टेक्निकल चीजें तो हमेशा रहती है कि आपको टेस्ट करना है, टेस्ट एग्जीक्यूशन करना है, राइट, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें दूसरी भी होती हैं. सो दैट यू विल क्रिएट अ गुड कल्चर वेयर एवरीवन अंडरस्टैंड दैट ओके दे हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव टू टेक सम ओनरशिप फॉर द क्वालिटी डिलीवरी. वो जो एनवायरमेंट क्रिएट करना है ना, कल्चर स्प्रेड करना है, इसमें क्यूए मैनेजर और एनी मैनेजर उनका रोल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल.
सो यहाँ पे नितिश मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे मेरा खुद का अपना एक एक्सपीरियंस है अराउंड 8.5 साल का। नियर फ्यूचर मैं भी एक मैनेजर बनूंगा, तो मुझे क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? क्योंकि लर्निंग ऐसा नहीं होता है कि मैं जब 10 साल या 15 साल हो जाएंगे एकदम से मैनेजर बन जाऊंगा और सीख जाऊंगा, राइट? तो मैं दूसरों के बारे में नहीं, मैं अपनी ही लर्निंग के बारे में बात करना चाहूँगा कि अगर मुझे आगे एक अच्छा मैनेजर बनना है, एक आजकल एक टर्म यूज हो रहा है, पीपल्स मैनेजर, ठीक है? सो अगर मुझे ऐसा एक अच्छा मैनेजर बनना है, तो मुझे क्या चीज़ें अभी से ध्यान रखनी चाहिए, सो दैट जब मैं उस पॉइंट पे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लूँ, तो मैं बहुत अच्छे से उन चीज़ों को निभा सकूँ। विच इज अ क्लासिकल थिंग। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बहुत पहले से लोग बोलते आ रहे हैं वो है लीड बाय एग्जाम्पल। ओके। राइट। वो तो आपको सेट करना ही चाहिए वेदर यू वांट टू बिकम मैनेजर और नॉट। बट टू बिकम अ बेटर मैनेजर, गुड लीडर, बेटर तरीका ये है कि आप you set the examples so that your subordinate can follow that, right? ओके। आप लीडर बाय फोर्स बन नहीं सकते हो। करेक्ट करेक्ट become a करेक्ट। better lead, worse leader where you will say that no, you have to understand that I am leader और आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं चलता ज्यादा दिन, राइट? तो राइट अगर मैनेजरियल रोल या लीडरशिप रोल में आपको, तो सबसे पहले तो यू हैव टू सेट द एग्जांपल, राइट? राइट। एंड देन कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल। You have to understand to which you have to talk, at what time you have to talk, right? तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे बात करना है, क्या बात करना है, एक राइट? और कितना बात करना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना बात करना है, क्योंकि हाँ। यही यही कंटेक्स्ट बनाता है आगे के लिए। राइट राइट राइट। मुझे नितिश आपसे थोड़ा सा स्ट्रेटेजीज के बारे में भी बात करनी थी कि आप एक क्यूए मैनेजर हैं, डेफिनेटली आपको कुछ चीजें डिलीवर करनी पड़ती होंगी, ठीक है? एज अ जूनियर इंजीनियर या मैं सीनियर इंजीनियर की बात करूं, तो हमें क्या होता है, एक टास्क अलाइन किया गया, हम उस टास्क को फॉलो करें, एट द एंड चीजें हमारी प्लेट से चली गई। बट जो मैनेजर हैं या मैं टेस्ट लीड की भी बात करूं, उनको एक स्ट्रेटेजी फॉर्म करनी पड़ती है। और अगर मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करूं, सपोज स्क्रैच से स्टार्ट होने वाला है आपके पास, मैं एक एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, 5 या 6 मेंबर मैंने आपको असाइन कर दिए कि ये आपके 6 मेंबर, उसमें सीनियर भी हैं जूनियर भी हैं। अब आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल डिलीवर करने के लिए। सो आपकी क्या अप्रोच होती है? आई मीन कुछ आपके सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ चेकलिस्ट हैं जो आप हर प्रोजेक्ट में फॉलो करते हो, या कुछ डिफरेंट अप्रोच रहेगी इस पे? प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट डिफरेंट हो सकता है, हम्म। लेकिन क्या होता है ज्यादातर कंपनीज में ना, हम्म। ये जो प्रोसेस है, पॉलिसीज है ना, ये जनरली सेट रहती है, राइट? लेकिन इफ द क्वेश्चन इज कि अभी तक क्यूए प्रोसेस सेट नहीं, लेट्स एज्यूम, राइट, तो क्या किया जाए फ्रॉम द स्क्रैच? बहुत बेसिक चीज ये है कि सभी मेंबर्स को, राइट, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि हमारा व्हाट इज आवर रोल। अगर उनको रोल समझ में आता है कि क्या क्या कर सकते हैं वो, राइट, अपार्ट फ्रॉम, देखिए, टेस्ट केस लिखना, टेस्ट एग्जीक्यूट करना, ये ये एक फिक्स टास्क है, सबको पता है। करेक्ट। लेकिन आपको रिक्वायरमेंट किनसे मिलने वाली है, राइट, हाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू देम, राइट, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे उनसे, या फियर ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट? ये सब चीजें सेट करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अगर आप टेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हो। तो ये है कि स्केल क्या है प्रोडक्ट का, ये समझना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ मेंबर्स आर सफिशिएंट और नॉट, क्या उनका नो रेशियो होने वाला है डेव के साथ, राइट? वो भी देखना जरूरी है कि वो कम तो नहीं हो रहे हैं या क्यूए ज्यादा तो नहीं हो गए। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट ठीक है, रेशियो क्या है वो सब समझना जरूरी है सबसे पहले। देन द होल थिंग विल कम वेदर द टीम मेंबर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड द होल बिजनेस और नॉट। ये इंपॉर्टेंट है, बिजनेस क्या है, फिर टेक्निकलिटी क्या है उसमें, डेटाबेस कौन सा यूज हो रहा है। जितना ज्यादा आप एजुकेट करोगे अपने मेंबर्स को, राइट, ये उनके लिए भी अच्छा है, प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छा है। तो आई वांट टू मेक श्योर दैट इफ आई एम स्टार्टिंग एनी न्यू विथ एनी न्यू प्रोजेक्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट द बिजनेस टोन, बिजनेस लैंग्वेज क्या है, इससे क्लियर करना है अपनी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, राइट? लेट्स गेट यू नो जेल आउट विद देम, इट्स लाइक दिस। सबसे पहले उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, देन अंडरस्टैंड द होल थिंग अबाउट टेस्टिंग एंड प्रोसेस, वो तो होना ही है। गॉट यू गॉट यू गॉट यू। नितिश, एक सवाल और आ गया है मेरे मन में, क्योंकि आपने जैसा कहा
कि आपकी एक टीम होगी, आप क्यूए टीम जिसको आप लीड कर रहे हो, आप डॉक्यूमेंटेशन, और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोला कि डेव क्यूए का रेशियो, राइट, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी डिलीवरी के लिए। लेकिन अभी नितेश, मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, आई एम नॉट श्योर वो सही हैं या कितना उनका अप्रोच सही है। इवन मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में भी रह चुका हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या है कि चीजें ऐसी हो रही, मैंने दो ऑर्गेनाइजेशन तो देख भी ली हैं ऐसी, जहाँ पे क्यूए का रोल ही कट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि जो डेवलपर्स हैं दे आर सफिशिएंट टू डू दी टेस्टिंग, ठीक है। और वो अपना बजट क्यूए पे नहीं खर्च करना चाहते। इवन जो क्यूए ऑलरेडी उनके ऑर्गेनाइजेशन में है, तो दे आर फोर्सिंग कि आप या तो रिजाइन कर दो, और या फिर आप एक काम करो कि आप हमारी जो करंट टेक स्टैक है, जैसे डेवलपमेंट है या डेवऑप्स है, उस पर आप स्विच कर दो। सो ये जो एक नया चलन आया है, क्योंकि अगर ये एक कंपनी में होता तो ठीक था, मैंने दो तीन कंपनीज में, एनसीआर में सुन लिया है, नॉट श्योर अबाउट पुणे। बट आपको क्या इस पे लगता है, ये सही थॉट प्रोसेस है मैनेजमेंट का? मैंने तो नहीं देखा है अभी तक ऐसा, हाँ। बट एज यू आर सेइंग, यस आई हर्ड अबाउट इट, हम्म। बट नॉट हैव डायरेक्टली विजुअलाइज दिस थिंग। देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टेस्टिंग तो करना पड़ेगा, राइट। ठीक है। अब वो कौन कर रहा है? हम्म। डेवलपर्स या हम जिनको प्रोग्रामर्स बोल रहे हैं, हम्म। वो अगर खुद ही टेस्टिंग कर रहे हैं, देयर इज नो इशू, राइट। क्योंकि देखिए, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। राइट। पहले क्या होता था, आज से 15-20 साल पहले अगर हम ये बात करते होते हैं, हम्म। तो देर विल बी ए क्लियर कट थॉट कि नहीं, डेवलपमेंट एक्टिविटी अलग चलते रहना चाहिए, क्यूए अलग चलना चाहिए, क्योंकि उस समय ना मॉडल अलग था सॉफ्टवेयर डेवलप करने का। अब राइट। बहुत रैपिडली एप्लीकेशन हमको डेवलप करना है, आइटरेटिव प्लस इंक्रीमेंटल मॉडल है। एवरी 15 days यू हैव टू डिलीवर समथिंग, राइट। एवरी 15 days, 1 week, बहुत फास्ट डिलीवरी हो गई। राइट। तो ये थॉट जो है वो वहां से आया है कि डेवलपर ही टेस्ट कर ले। लेकिन आप ये सोचिए कि जब वो टेस्ट कर रहे हैं, तो राइट। वो एज अ टेस्ट इंजीनियर कर रहे हैं, मतलब उनका रोल वो खुद ही उसी समय चेंज कर ले रहे हैं कि नाउ आई विल टेस्ट इट, आई हैव डेवलप्ड इट, नाउ आई टेस्ट इट फॉरवर्ड। लेकिन अब अगर आप, इफ यू आर डिलीवरिंग बिग प्रोडक्ट, राइट, ये मॉडल बहुत दिन तक, माय ओपिनियन इज, ये नहीं चलेगा। रीजन इज कि आप धीरे धीरे आपके टेस्ट केसेस बढ़ते जा रहे हैं, एंड यू हैव टू चेक कि एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी चल रही है या नहीं चल रही है। सबसे मेजर चीज तो ये है। और आप, दूसरी चीज है कि आप बहुत सारे फीचर्स अगर ऐड कर रहे हो, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपको लगेगा, अरे यार, डेवलपमेंट तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, और टेस्टिंग कहीं बैक सीट में मत आ जाए। ये हो सकता है, ये बहुत बड़ा रिस्क है अगर डेव ही टेस्टिंग कर रहे हैं तो। ये रिस्क है, मुझे लगता है। विथ सम कंपनीज आर नॉट यू नो अंडरस्टैंडिंग इट, और दे आर रेडी टू टेक दिस रिस्क। हम्म। बट इन फ्यूचर व्हेन द स्केल थोड़ा बढ़ेगा उनका, डेव साइड से भी और टेस्टिंग साइड पे भी, तो उनको ये प्रॉब्लम फेस होगी, एंड दे हैव टू कम अप विद न्यू सॉल्यूशन। इंजीनियर्स, आना ही पड़ेगा उनको। राइट, राइट, राइट। नितेश, जैसा आपने अभी एक एग्जांपल दिया, 15 ईयर्स बैक एक डिफरेंट मॉडल था और उस पर काम होता था। तो करंट का मुझे पता है, फ्यूचर का मैं आपसे पूछूंगा, बट अभी मैं पास में जाना चाहता हूँ कि 15 ईयर्स बैक अगर मैं बात करूँ, आपने भी अपनी जर्नी स्टार्ट करी होगी। तो आपने जब जर्नी स्टार्ट करी, आपको क्या चैलेंजेस आए? आज के चैलेंजेस मुझे पता है कि कैसे चैलेंजेस होते हैं और कैसे हम आगे बढ़ते हैं, बट 15 ईयर्स बैक आप कैसे क्यूए में आए स्पेसिफिकली, आपका कोई इंटरेस्ट था? आपको हम्म। किसने गाइड किया, आई मीन इस डायरेक्शन में? क्योंकि उतना पीछे का मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। यस, यस। बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं हुई हैं, लेकिन क्यूए पर्सपेक्टिव से द एग्जीक्यूशन, द वे वी आर डूइंग, द नंबर ऑफ डेज, राइट, वो चेंज हुआ है। टीम डायनेमिक डायनेमिक भी थोड़ा चेंज हुआ है। ओके, सो आई गिव यू माय एग्जांपल हाउ इट हैज बीन, राइट। तो ज्यादातर जो प्रोजेक्ट 15 साल पहले होते थे ना, वो क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट था, तो माइग्रेशन प्रोजेक्ट बहुत सारे होते थे, राइट, दैट यू वर वर्किंग विद द कोबोल, कोई पुराना लेगेसी सिस्टम है, उसको अब वो जावा में चेंज कर रहे हैं, डॉट नेट में चेंज कर रहे हैं, राइट। ये बेसिक चीजें हो रही है, सब जगह हो रही थी, अभी भी हो रही है, पर पहले बहुत ज्यादा थी, राइट। तो वो बहुत ध्यान से करना पड़ता था, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर। और बैंकिंग डोमेन में तो ऐसा होता है कि यू कैन नॉट चेंज समथिंग सडनली, तो प्रॉपर प्लान होता था। यू वोंट बिलीव कि ऐसे भी रिलीजेस में मैं काम कर चुका हूं, जहां हमारा हमको एलोकेट हुआ 28 days रिग्रेशन के लिए। अब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ये, मतलब डेवलपमेंट हुआ, सब चीजें रेडी हो गई, फिर हमारा रिलीज साइकिल के पहले, राइट,
हमको 28 डेज मिले रिग्रेशन टेस्टिंग करने के लिए बस। जबकि टेस्ट केस ऐसा नहीं कि बहुत सारे थे, लेट्स से 600 टेस्ट केसेस थे, तो रोज हमें 20 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करना रहता था। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत क्रिटिकल थे। और पहले इंडस्ट्री ऐसी थोड़ी स्लो मूव हो रही, ऐसे ही स्लो, थोड़ा स्लोनेस था उसमें, बिकॉज डिलीवरी इतनी फास्ट की जरूरत नहीं थी। वहां पर प्रॉपर प्लान होता था। फिर वाटरफॉल मॉडल था ज्यादातर सब जगह, राइट। फिर धीरे धीरे आइटरेटिव प्लस इंक्रीमेंटल मॉडल आया, तो चीजें फास्ट हुई हैं, राइट। बट इट वाज लाइक दिस चैलेंजेस वाइज, सेम थिंग, इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग द डोमेन इज इम्पॉर्टेंट। फिर लेगेसी सिस्टम, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो कैसा काम कर रहा है, ये भी एक चैलेंज था उसको समझना। उसकी डॉक्यूमेंटेशन कितनी हुई है। कई बार ऐसा भी होता है कि एवरीवन इज बिजी, राइट। और अगर आपका केटी हुआ है, आप यू हैव ज्वाइंड एज अ न्यू मेंबर, राइट, ओनली 50% यू विल गेट टू नो। वैसे तो केटी केटी में प्रॉब्लम ये है कि व्हेन इट इज डिलीवर्ड 80% ही डिलीवर होता है। आप 100% मान के मत चलो कि एक मेंबर गया है दूसरा मेंबर आया है तो 100% केटी पॉसिबल है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, 80% होता है। देन हाउ मच यू ग्रैब इट, वो भी उसमें वापस से आप कट कर लो 50%, वो देन अभी भी इट्स, है। वो वो अभी भी है, अभी भी है। तो ये सब चीजें चैलेंजेस पहले भी थी, अभी भी हैं। इट्स लाइक दिस। ओके। और आपने ये जो क्यूए फील्ड है ये आपने कैसे मतलब चूज किया? आजकल मैं अगर बात करूं, आजकल क्या होता है कि एक बल्क प्लेसमेंट होती है और उसके बाद किसी को क्यूए पे डाल देते हैं, किसी को डेव पे डाल देते हैं, मतलब पूछा नहीं जाता, बस वो डाल दिया जाता है बल्क में, ठीक है। बट डेफिनेटली आपके टाइम पे शायद कुछ डिफरेंट रहा होगा। थोड़ा डिफरेंट था, ओके। बहुत सारी चीजें डिफरेंट थी। मतलब अब ऐसा थी बोलने से ऐसा लग रहा है कि आई एम वेरी मच ओल्ड, बट इट्स नॉट लाइक दिस। बट समझ फैक्ट लीजिए, फैक्ट यही है नितिश की एक्सपीरियंस से हम सीख रहे हैं आपके। देखिए क्या है। पहले तो सबसे पहले ये भी समझना पड़ेगा कि पहले ऑन कैंपस अगर हो रही है तो बिग एमएनसी ही एक बार में बहुत सारे लोगों को ले जाते थे, राइट, प्लेसमेंट हो जाता था। सिस्टम ये था, अभी भी है वहाँ, कि वंस यू आर प्लेस्ड, आपको किस टेक्नोलॉजी के लिए लिया है, क्या करने वाले हो, आपको नहीं था पहले क्लियर। पहले था ऐसा थोड़ी ना था कि डेटा साइंस स्ट्रीम से उठाएंगे तो डेटा साइंस का ही काम देंगे, ऐसा नहीं है। तो प्लेन स्ट्रीम्स थी, कंप्यूटर साइंस, आईटी। सो आई कम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इन बी विद कंप्यूटर साइंस, एमटेक विद आईटी। ओके। तो मेरा जो प्लेसमेंट हुआ था उसमें पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स एक कंपनी है, राइट, पुणे में प्लेसमेंट हुआ। सो इट्स लाइक वी डिड अ ट्रेनिंग ऑन जावा। ठीक है, जावा में ट्रेनिंग हुआ, लेकिन जरूरी नहीं है कि जावा में ट्रेनिंग होने के बाद आपको जावा का ही कोई काम प्रोजेक्ट नहीं मिले। है। हाँ। ठीक है, तो ऐसा वॉट एवर दे विल गिव, हाँ। यू हैव टू टेक इट एज अ फ्रेश इंजीनियर, एंड वेयर एवर दे विल टेल यू टू गो, वी हैड टू। बहुत कम चांसेस है कि आपको जहाँ सोच रहे हो वहीं मिल जाए। तो वेदर दे वांट टू सेंड यू चेन्नई या बॉम्बे में रखना है, हमारे पास इतना, हम इतना सोचते भी नहीं थे। नाउ द पीपल चॉइसेस नहीं थे। राइट, पहले ऐसा था भी नहीं। सो आई केम टू टेस्टिंग बाय चांस प्लस चॉइस बोथ। ओके। तो मेरा स्टार्टिंग एज अ विजुअल सी प्लस प्लस डेवलपर जैसा हुआ, जबकि ट्रेनिंग किसी और चीज में हुई है, राइट। ओके। मैं टीसीएस ज्वाइन किया था मैंने पटनी के बाद, वहाँ हमारी ट्रेनिंग ऑरेकल प्लस ये बेसिक टेक्नोलॉजीज में हुई, राइट, जावा से रिलेटेड थी। लेकिन हमको प्रोजेक्ट मिला विजुअल सी प्लस प्लस का, विजुअल सी प्लस 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 जावा स्क्रिप्ट फ्रॉम बैंकिंग डोमेन। तो आई वर्क देयर फॉर अराउंड 1.5 ईयर, राइट। उसके बाद एक प्रोजेक्ट ऐसा आया जिसमें मुझे यूनिट टेस्टिंग भी बहुत सारी करनी थी। ओके। देन आई इंजॉय डूइंग द टेस्टिंग पार्ट मोर। कोड तो लिख रहे हैं, हमारा कोड खुद भी टेस्ट कर रहे हैं। Then I switched full-fledged into the testing side. Then I worked on with different, product-based and service-based, both kind of companies. ओके। So by choice, I shifted to dev, from dev to test, and then worked on different things. Worked on ओके। मैं समझ गया नितिश, मतलब जो अभी हमारे साथ हो रहा है या अभी चल रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न पहले भी था। तब भी वैसे ही चीजें होती थी कि एक ट्रेनिंग होती थी और फिर आपको काम मिलता था। काम किसी भी तरीके का हो सकता है और किसी भी डोमेन, किसी भी प्रोजेक्ट का हो सकता है। आपको उस पर जाना है और काम करना है, और उसके साथ ही आप धीरे धीरे करियर आप शिफ्ट करते हो कि इधर डेव, क्यूए, डेवऑप्स, और आज तो बहुत सारे ऑप्शन है, खैर। ओके। समझ गए।
नितिश, एक चीज पूछनी थी आपसे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस प्रोडक्ट बेस का भी है, सर्विस बेस का भी है, राइट? और बड़ा ही इस पे भी बड़ा एक डिबेट चलता है कि जो प्रोडक्ट बेस है वो बहुत अच्छा है काम करने के लिए, सर्विस बेस में लग जाती है, लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है? तो आपके पास दोनों का एक्सपीरियंस है, आपने दोनों में काम किया है, और काम के साथ साथ डेफिनेटली कुछ स्ट्रेटेजीज भी आपने देखी होंगी कि काम करने के तरीके को लेके, तो वो मैं जानना चाहूंगा दोनों ही प्लेसेस पे, प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विस। ओके, सबसे पहले तो विथ माय ओपिनियन कुछ भी बुरा नहीं। ओके। अगर कोई ऐसा बोलता है कि सर्विस बेस में काम करना अच्छा है, बुरा है, या प्रोडक्ट बेस में ज्यादा काम है, देखिए सभी जगह चैलेंजेस हैं, अपने अपने चैलेंजेस हैं, और सभी जगह लर्निंग है। ओके। टेक इट एज अ चैलेंज, टेक इट एज अ लर्निंग। सभी चीजें काम आती है। सभी चीजें, आप जो भी चीजें सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में आपको काम आता है, वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल। सर्विस बेस्ड कंपनीज का, एज यू आज द थिंग, हाउ लाइक वर्क वाइज व्हाट इज द डिफरेंस, राइट। कल्चर वाइज क्या है। ठीक है, सर्विस बेस्ड कंपनीज जनरली बिगर कंपनीज हैं, राइट। उनके क्लाइंट्स भी, जो स्केल है वो बड़ा है, रेवेन्यू वाइज एंड एवरीथिंग, टीम साइज वाइज, करेक्ट। देखिए क्या होता है वहाँ, उनके क्लाइंट बहुत पुराने, 6 साल 8 साल 20 साल 40 साल पुराने क्लाइंट्स, करेक्ट। सो वहाँ सेट प्रोसेस है, आप किस डिवीजन में काम करोगे, किस टूल में काम करोगे, राइट। डॉक्यूमेंटेशन भी वहाँ ज्यादा है, चेन ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है, राइट। डिसिप्लिन्ड वे में ज्यादा काम हो रहा है वहाँ पर, होता ही है। एंड विच मेक्स यू मोर डिसिप्लिन, ये बहुत अच्छी चीज है फॉर द टेस्ट इंजीनियर और एनी एनी वर्किंग प्रोफेशनल। इट मेक्स यू टू डिलीवर द थिंग्स ऑन अ टाइम, कम्युनिकेट किससे करना है, कब करना है, ये सब चीजें आप सीखते हो, और डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत अच्छे से सीखते हो कि कहाँ करना है, कब कम्युनिकेट करना है, कितना डॉक्यूमेंट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्विस बेस्ड कंपनी में आप इस तरीके से ग्रूम होते हो, राइट, वेयर यू आर वर्किंग विद डिफरेंट लीडर्स। सर्विस बेस्ड कंपनी में भी अगर अलग अलग प्रोजेक्ट में काम करने मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बैंकिंग डोमेन में ही हो लेकिन अलग अलग बैंकिंग क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, तो आपको समझ में आता है कि क्या किस तरीके से रिक्वायरमेंट है, आप बिजनेस भी बहुत अच्छे से समझते हो। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कॉन्ट्रास्ट बस यही है कि यहाँ पर फिक्स्ड प्रोडक्ट है। सो आपको एक फिक्स्ड बिजनेस पे आपको पहले समझना है डोमेन क्या है, और थोड़ी फास्टर डिलीवरी साइकिल होती है, राइट। ये तो है वहां पर, क्योंकि क्या होता है ना, क्लाइंट का फीडबैक तुरंत आता है इसमें। ओके। आपका प्रोडक्ट है तो लाइव जल्दी हो रहा है, बार बार रिलीजेस हो रहे हैं, तो यू हैव टू बी बिट फास्टर इन टर्म्स ऑफ डूइंग डिफरेंट थिंग्स। सर्विस बेस में क्या हो रहा है, आप एक फिक्स चीज पे काम कर रहे हो, एक पर्टिकुलर टूल पे काम कर रहे हो, तो हो सकता है आप 4 साल तक उसी टूल में आप काम करते रहो, आप मास्टरी कर रहे हो उसमें, और आप अच्छा काम कर रहे हो। वेयर एज इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो सकता है कि आपने कोई ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बनाया यूआई के लिए, फिर पता चला कि नहीं, यहाँ पर एपीआई का भी हमारा काम है अब, राइट, हमने कुछ इम्प्लीमेंट किया है दूसरे प्रोजेक्ट से, उसका लिंक है, तो चलिए एपीआई टेस्टिंग भी करना है, ये परफॉर्मेंस भी चेक करना है, उसकी एक्सेसिबिलिटी भी चेक करना है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लर्निंग इन टर्म्स ऑफ लर्निंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी, ये ज्यादा है यहाँ पर, है ना, ऐसा है। ठीक है। और जॉब सिक्योरिटी की बात करें? सेम है, सेम जॉब, जॉब इज, देखें, जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा ना कंपनी पे भी डिपेंड करती है और मार्केट पे भी डिपेंड करती है, ओके। राइट। जॉब तो आपकी सिक्योर है जब तक आप अच्छा काम करते रहेंगे, शोकेस करते रहेंगे, आपने जो काम किया है शोकेस करना भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बस काम किए आप जा रहे हैं। करते रहो। यू हैव टू शोकेस योर वर्क, हम्म। इफ यू आर डूइंग इट इन अ राइट वे, जॉब इज सिक्योर एनीवेज। फाइन। और जो अभी करंट मार्केट चल रहा है, क्योंकि आपने जैसे बोला कि मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, अभी मार्केट में मैं जो देख रहा हूँ, लिंक्डइन पोस्ट अगर मैं देखता हूँ तो बहुत सारे ले ऑफ्स की न्यूज आ रही है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, एंड इट्स लाइक अ बल्क ले ऑफ, ठीक है? तो अब आपका क्या थॉट है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ने तो शायद परफॉर्मेंस के बेसिस पे ले ऑफ किया है, उन्होंने मेंशन कर दिया ये चीजें, तो आई एम नॉट श्योर इतने सारे लोग के अंदर पोटेंशियल नहीं है, ये रीजन हो सकता है, या मार्केट कुछ ऐसा है, तो मार्केट में क्या चल रहा है, आपको क्या लग रहा है अभी? हाँ जी, देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम्म। इट्स अ बिजनेस, फर्स्ट थिंग। राइट। तो बिजनेस में क्या होता है ना कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, हाँ। लॉसेस जो है वो मिनिमाइज करना है, ये एकदम फिक्स रूल है। correct। नाउ कमिंग टू द ले ऑफ साइड, राइट, ये हमेशा स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि
वन डे दे विल थिंक, ये कहीं ना कहीं पहले से चला आता होता है, जो हो सकता है कि एज अ एम्प्लॉय आपको थोड़ा लेट पता चलता है हम्म। ना? या शॉक, एज अ शॉक आ जाता है वो। हम्म। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि बिकॉज इट्स अ बिजनेस हम्म। और बहुत सालों से है, राइट? तो आपके क्लाइंट कैसे काम कर रहे हैं, आप नए क्लाइंट ला रहे हो या नहीं ला रहे हो, राइट? आपके क्लाइंट लूज तो नहीं हो रहे हैं, पुराने छूट तो नहीं रहे हैं वो क्लाइंट। इस बेसिस पे डिसीजंस लेना पड़ता है कंपनीज को, वेदर दे वांट टू हायर हम्म। एग्रेसिवली या उनको ले ऑफ करना है। तो ये पहले भी था, अभी भी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट है, हाँ राइट? ये पहले भी हो रहा था। डिफरेंस ये है कि पहले पता ही नहीं चलता अगर हो भी रहा है, हाँ, राइट? उतना क्योंकि उतना सोशल शायद मीडिया, सोशल मीडिया। करेक्ट। हम इतने कनेक्टेड नहीं थे इससे। और अब क्या होता है, हम बहुत वोकल है इस बारे में। अब अगर किसी का लिया हुआ, तो दे आर वेरी वोकल। कंपनीज खुद भी वोकल है कि हमने फायर किया है फॉर सम रीजन, राइट? तो पहले भी होता था। हाँ, स्केल वो कभी कभी बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशन ज्यादा ले ऑफ हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में, ये हो रहा है, विच इज बैड। माई टेक इज, एज अ शॉक इट शुड नॉट कम। इस बारे में पहले ही बात हुई है कि एम्प्लॉय को एज अ शॉक नहीं आना चाहिए कि मेरा ले ऑफ हो रहा है। अगर उनको, दे शुड, एम्प्लॉयर शुड इंटीमेट पहले से, क्योंकि ये पता चल जाता है। दे हैव, दे सेंस्ड इट कि क्या, एचआर को ही पता रहता है जनरली कि ये होने वाला है, राइट? तो बेटर है कि if they can help to get the new job, right, for their own employee, that is the best case, और वैसा होना चाहिए। ओके। और बट मार्केट मार्केट देखिए, हर 3-4 साल में कोई इंडस्ट्री जो है वो हिट हो जाती है ना, उसके कारण सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये चेंजेस। सब होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज, वी आर मेकिंग सॉफ्टवेयर फॉर समवन। राइट राइट। तो एग्रीकल्चर, लेट्स से एग्रीकल्चर के लिए हमने सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कुछ, हम्म। राइट? या ऑयल एंड एनर्जी इंडस्ट्री के लिए। तो अगर ऑयल एंड एनर्जी इंडस्ट्री हिट होगी फॉर लॉसेस और प्रॉफिट और एनीथिंग, तो ऑफ कोर्स उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर बना रही है उनके लिए, वो भी हिट हो। ओके। और वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस मैच्योरली, राइट? ले ऑफ के बारे में क्या होता है, निगेटिव चीजें बहुत जल्दी फैल जाती है। हाँ हाँ तो ये कंपनी ऐसा कर रही है, ये कंपनी ऐसा कर रही है, हाँ राइट? आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाओगे, हाँ। आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हो रहा है। समझ गया समझ गया। और बाकी ये जो ले ऑफ हो रहे हैं, आई मीन अब जिनके हो चुके हैं, ठीक है, आपकी क्या एडवाइस है इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें? बिकॉज एक डिमोटिवेशन आ जाता है, लोग कहीं ना कहीं डिप्रेस भी हो जाते हैं, और बहुत सारी अगर मैं बात करूं, क्योंकि सम ऑफ माय फ्रेंड आल्सो गॉट ले ऑफ, तो मुझे पता है कि क्या चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि कई ईएमआईज होती हैं, फैमिली डिपेंडेंसी होती है। तो उस सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करोगे एज अ मैनेजर, या एज अ मैं कहूँगा मेंटोर? आप क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में? ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये, थोड़ा सा जब हम कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं ना, हम्म। थोड़ा सा हमें रिसर्च करना चाहिए। पहले मैं प्रिवेंटिव मैकेनिज्म में जा रहा हूँ कि हो आपके साथ ये सिचुएशन ना आए। ठीक है। आप जो भी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, राइट, आप हिस्ट्री भी चेक करो कि वहाँ ले ऑफ्स बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं क्या, प्रोजेक्ट्स जो है वो कभी भी टर्न ऑफ हो जाते हैं क्या, राइट? हाउ हाउ दे आर डूइंग। थोड़ा 4-5 साल की हिस्ट्री देखो, वो अच्छा है। अगर आपके पास 2 या 3 ऑफर है, तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो कि हाउ कंपनी इज डूइंग, आप न्यूज चेक कर सकते हो। तो वो एक वाइज डिसीजन होता है अगर आप इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हो। सेकेंड थिंग इज अबाउट हाउ टू हैंडल दिस थिंग। हम्म। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज कीप वर्किंग ऑन द स्किल साइड, हम्म। अप स्किलिंग साइड। उसका कोई एंड नहीं है, राइट? मैं ये सोच करके नहीं बैठ सकता कि मुझे, एक क्लासिकल एग्जाम, मुझे जावा सेलेनियम आता है, लेट्स से ऑटोमेशन, राइट, और मैं ये सोचूं कि नहीं माय लाइफ इज सेट। तो ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, ठीक है? तो आप स्किल साइड पे खुद से काम करते रहो। आपकी कंपनी आपको वैसा काम दे रही हो चाहे नहीं दे रही, ऑर्गेनाइजेशन वैसा लाइव प्रोजेक्ट आपका है या नहीं वेयर यू आर डायरेक्टली इन्वॉल्व विद दैट काइंड ऑफ टूल और टेक्नोलॉजी, आप खुद से अपनी लर्निंग स्टार्ट रखो। फाइनेंशियल साइड इज, बिकॉज यू सेड दैट फाइनेंशियल साइड भी हिट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बेस्ट तरीका ये है कि आप हमेशा आपका एक फिक्स्ड अमाउंट रखो वेयर यू कैन सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। तो काइंड ऑफ मैनेज इमरजेंसी योर फंड। मनी इन सच अ वे कि नेक्स्ट 6 मंथ अगर कुछ गड़बड़ भी होता है, आई हैव सफिशिएंट मनी टू लर्न न्यू थिंग्स एंड सर्च न्यू जॉब। वो तो हमें थोड़ा करना पड़ेगा। सिस्टमैटिक वे में करना। यस। एंड अगर आप स्किल की बात करें, तो आप क्या सजेस्ट करते हो करंट जो ट्रेंड चल रहा है टेक स्टैक का? क्योंकि जैसे कहा जावा सेलेनियम, ठीक है, वी ऑल नो कि जावा सेलेनियम में ऑलरेडी
बहुत लोग काम कर रहे हैं और बहुत लोगों ने सीखा हुआ है। अभी करंटली क्या डिमांड है, आप क्या सजेस्ट करोगे कि उस पर्टिकुलर स्किल सेट पे आगे बढ़ें, अगर नहीं आता है तो, अपार्ट फ्रॉम जावा सेलेनियम आई ये ठीक है, मैं बेसिक पे जाता हूँ वापस। मीन। एज अ टेस्ट इंजीनियर, irrespective of whether you are fresher, 2 year, 4 year, 10 year, 15 year, 20 year, कई बार लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि 2 year है तो मुझे क्या सीखना चाहिए, 4 year है तो मुझे क्या सीखना चाहिए। देखिए, शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं आप कुछ कुछ चीजें सीखने का, लेकिन बेसिक चीज समझिए, आपके प्रोडक्ट को या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को जिस भी तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो, वो सब चीजें सीखो वन बाय। अब एक प्रोडक्ट को मैं, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को मैं किस तरीके से टेस्ट करूँ, उसका यूआई, फंक्शनल साइड टेस्ट कर सकता हूँ, उसी प्रोडक्ट की मैं एपीआई टेस्ट कर सकता हूँ, उसी प्रोडक्ट को मैं परफॉर्मेंस भी चेक कर सकता हूँ, उसी प्रोडक्ट को मैं मोबाइल एप्लीकेशन में भी चेक कर सकता हूँ या ब्राउजर में चेक कर सकता हूँ, उसी प्रोजेक्ट को मैं एज एन एक्सेसिबिलिटी चेक कर सकता हूँ, उसी प्रोजेक्ट को मैं एज ए सिक्योरिटी सिक्योरिटी चेक भी कर सकता हूँ। ये सब चीजें वन बाय वन सीखना ही चाहिए, राइट, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि कितने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, बिकॉज आप टेस्ट इंजीनियर हो, राइट। राइट, यू सेइंग यू आर क्वालिटी एश्योरेंस पर्सन और क्वालिटी कंट्रोल पर्सन, वन बाय वन ये सब चीजें सीखो। बट एज यू आस्क्ड विद द मार्केट ट्रेंड, राइट, वो क्या चीज है, देखिए ऑटोमेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ओके। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो कभी भी किसी एक टूल पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए फॉर योर ओन प्रोफेशनल ग्रोथ, फॉर योर ओन कैरियर। हम्म, आपको अगर जावा विद सेलेनियम आता है, हम्म, तो जावा सेलेनियम विद पाइथन सीखना जरूरी नहीं है। ओके। आपको अगर इंटरेस्ट है तो ठीक है, आप पाइथन ऑटोमेशन सीखो। हम्म, और हो सकता है जॉब अपॉर्चुनिटी एसेस इट, कि अगर उससे रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटी आपको लगता है बहुत दिख रही है तो हम्म, सीखो, व्हाई नॉट। हाँ, बट बेसिक आइडिया इज किसी एक चीज में मास्टरी करना ही चाहिए, वेदर इट इज अ परफॉर्मेंस टेस्टिंग और द यूआई फंक्शनल ऑटोमेशन। आप 2 या 3 साल किसी एक टूल में मास्टरी करो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज लर्निंग वाइज, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी सीख सकते हो आप सीखो, उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ कि ठीक है मुझे मोबाइल टेस्टिंग नहीं आता है हम्म, तो सीख लिया जाए। तभी आप भी यूट्यूब, उडेमी कोर्सेज, हम्म, ब्लॉग्स, बहुत ऑप्शन है सीखने के लिए, आप कहीं से भी सीख सकते हो। और ओपन सोर्स वर्ल्ड में तो ऐसा है कि आप खुद भी, मतलब फ्रीली भी अवेलेबल है बहुत सारी चीजें, आप खुद से भी टेस्ट कर सकते हो, ऐसा है। बट एज मार्केट ट्रेंड, जावा स्क्रिप्ट आई एम सजेस्टिंग फ्रॉम माई एंड, हाँ, हाँ, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, ओके। राइट, ये सीखना चाहिए इफ यू वांट टू मूव टुवर्ड्स इन द ऑटोमेशन हायरार्की। क्योंकि जो न्यू एज टूल्स हैं हम्म, वो मोस्टली जावा स्क्रिप्ट बेस्ड आ रहे हैं, ऑटोमेशन टूल, राइट, और वो बहुत लॉजिकल भी है वो, तो वो साइड सीखना चाहिए इफ ऑटोमेशन हायरार्की सीखना चाहिए, स्क्रिप्टिंग, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट। फिर प्ले राइट, वो ऑलरेडी इट्स ग्रोइंग करेक्ट। स्लोली, तो वो तो सीखना चाहिए। ठीक। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए कोई भी एक टूल, ओके। वेदर इट इज जे मीटर और लोड रनर और नियो लोड, एनीथिंग ठीक है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग हम्म, विच नो बडी टॉक्ड अबाउट इज डेटाबेस। ओके। मैं डेटाबेस टेस्टिंग नहीं बोल रहा हाँ, हूँ, एज हाँ, ए टेस्ट इंजीनियर मुझे एसक्यूएल आना ही चाहिए, मुझे कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखने आना चाहिए। ओके। अब इसमें बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला ही नहीं है करने के लिए। यही बात रहती है ना, हाँ, कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ने हमको डेटाबेस टच करने नहीं बोला है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उन्होंने नहीं बोला लेकिन रोका भी तो नहीं है ना। हाँ, सही बात है। आप डेटाबेस एक्सेस मांगो उनसे कि मुझे क्यूए इन्वायरमेंट का डेटाबेस एक्सेस दे दो, ओके। सो दैट आई कैन सी द होल थिंग। जब मैं यूआई में कोई चीज फॉर्म फिल कर रहा हूँ, वो जाता कहाँ है, मुझे पता होना चाहिए। हाँ, ये चीज तो है। डेटाबेस एक बहुत बहुत ही बढ़िया स्किल है, हम्म, डेटाबेस क्वेरीज एंड एवरीथिंग। क्योंकि क्या होता है, क्यूए, एज अ क्यूए, आप जब आप ग्रो कर रहे हो 10 ईयर 12 ईयर, तो आप अगर एनालिटिक्स कंपनी में जा रहे हो, हम्म, या डीबी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो रही है, यू कैन मूव टुवर्ड्स दैट। आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, एनालिटिक्स साइड जाना है, यू विल बी एबल टू डू दैट, इट्स लाइक दिस। और आप ना एक आपका विजन बिग हो जाता है जब आप आर्किटेक्चरल वे में सोचते हो कि डेटाबेस में चीजें या एप्लीकेशन वाइज कहाँ से कहाँ मूव हो रही है, तो यू गेट मैच्योर्ड विद दैट, समझ गए। लाइक दिस। ठीक है।
एक क्वेश्चन और है नितिश, क्योंकि आपने जैसे कहा कि आज की डिमांड ऑटोमेशन है, राइट? लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऑटोमेशन पे काम नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं तो पर्सनली जानता हूँ, ठीक है, एक वो अलग चीज़ है कि उन्होंने कोर्स कर लिया, ठीक है, बट उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, और वो 5 साल 7 साल 8 साल ऑलरेडी अपने उसमें क्यू में सर्वाइव कर चुके हैं। अब अगर वो ऑटोमेशन में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में वो क्या करें? मतलब क्या डिफरेंट पाथ हैं? जैसे मैंने ही थोड़ा सा पढ़ा हुआ है कि आप बीए या स्क्रम मास्टर या प्रोडक्ट ओनर साइड डोमेन नॉलेज लेके आप आगे बढ़ जाओ। बट आपको क्या लगता है, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि फोर्सफुल नहीं हो सकती। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको पाइथन करना है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन सब चीजों के लिए इंटरेस्ट आना चाहिए आपका। एक खुद आप टाइम फ्रेम निकालोगे उस चीज के लिए, राइट? कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। इवन आप बेस्ट से बेस्ट ट्रेनर ले लो, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं करोगे उस चीज को। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रिक्टली रिजिड हैं ऑटोमेशन को लेके, दो वो उन्हें पता है कि मार्केट क्या कह रहा है और कितना रिस्क है इसमें, ठीक है, बट वो उस रिस्क को शायद इसलिए लेने के लिए रेडी क्योंकि वो इस नए चेंज को अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए आपके पास कोई आई मीन रोड मैप है क्या, या उन्हें ऑटोमेशन ही करनी पड़ेगी आगे जाके? ये गुड क्वेश्चन। और ये मतलब फ्रिक्वेंटली आता है, लेकिन इस बारे में बहुत खुल के बात नहीं कर रहे हैं सब लोग। द थिंग इज, एक तो डिनायल में हमको नहीं रहना चाहिए। राइट। है, आप इंडस्ट्री एसेस करोगे, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट। ऑटोमेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अब मैं इसको ना दूसरे तरीके से थोड़ा सा पुट करता हूँ। जो लोग डिनायल में हैं, ठीक है, उनके रीजंस हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन आप लॉजिकल रीजन दोगे तो समझ में आता है कि नहीं, ठीक है, आई डोंट वांट टू डू द कोडिंग, तो मुझे कुछ नया करना है, वो एक रीजन हो सकता है, राइट? लेकिन अगर आप कोडिंग कर सकते हो, राइट, उसके बावजूद भी अगर आप बोलोगे कि नहीं, मुझे इसी टाइप की टेस्टिंग में रहना है, मुझे ऑटोमेशन का कोई फ्यूचर नहीं है, और इट्स सेम एज हाउ वी आर डूइंग इट, तो थोड़ा गड़बड़ है, राइट? आप ये सोच कर देखो, लेट्स से योर एज इज 30 ईयर्स एज ऑफ नाउ, राइट, और आपको 50-55 ईयर्स तक सर्वाइव करना है, करेक्ट। तो आपको नेक्स्ट 20 ईयर्स काम करना है मिनिमम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, ये मान के चलते हैं रिटायरमेंट के पहले। तो अगर आप 2 साल दे, 1.5-2 ईयर अगर आप लर्निंग में दे सकते हो, ग्रूमिंग में फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, तो इट्स नथिंग, राइट? वी कैन गिव। अगर आपको कोई चीज हार्ड भी लग रही है ना अभी, तो आप सीख लो, आप उसके लिए टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। यू टेक योर 1 ईयर, 2 ईयर, बट यू कैन स्टिल डू इट। आप ये क्यों सोच रहे हो कि मुझे 3 महीने के अंदर ही ये करना है। चीज सीखना है और जॉब स्विच करना है? द मेन प्रॉब्लम इज, हम ये सोचते हैं कि मुझे 3 महीने में कोई चीज सीख करके, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू शिफ्ट द जॉब, मार्केट में ये चल रहा है तो ये सीखो और जॉब चेंज करो। अरे लेकिन आप कैरियर के बारे में सोचो ना, आप सिर्फ इस जॉब के बारे में क्यों सोच रहे हो कि जॉब चेंज करना है? फ्यूचर की भी सोचो। तो लॉन्ग टर्म आप ऑटोमेशन सीखोगे, आपको फायदा होगा, और कोई मुश्किल नहीं। सबसे पहले मैं फियर थोड़ा कम करना चाह रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ। ना तो प्रोग्रामिंग मुश्किल है, ना ऑटोमेशन सीखना मुश्किल है। ये माइंडसेट है, क्योंकि हमें उस तरीके से, या तो हमने सीखा नहीं एकेडमिकली हो सकता है, या बाद में हमको ऐसे मेंटोर नहीं मिले जो जो ये बोल सकें कि ये इजी है। जी। आप चालू करो, सब तरीके से सीखो, अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो, राइट? जितने भी आ रहे हैं उसके बारे में बात करो, राइट? डिनायल में रहने से अच्छा उसके बारे में बात कर लिया। Anyways, coming to the second part, if at all you don't want to pursue the automation side और tool side, बहुत सारे टूल भी हैं। सिर्फ हम यूआई ऑटोमेशन क्यों ले रहे हैं ना, बहुत सारे टूल परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए भी हैं, बहुत सारे टूल एक्सेसिबिलिटी के लिए हैं, सिक्योरिटी के लिए। अगर आप वहां नहीं जाना चाह रहे हो, राइट, देन यू हैव टू सीरियसली थिंक अबाउट द अदर ऑप्शन। स्क्रम मास्टर इज अ गुड ऑप्शन, नो इशू, क्योंकि क्यूए ऑलरेडी ना कम्युनिकेशन वाइज, ये मान के चलते हैं कि वो अच्छे होने ही चाहिए उनको, सो दे हाँ। आर ऑलरेडी कम्युनिकेटिंग विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, तो दे कैन वर्क एज अ स्क्रम मास्टर। लेकिन आप फिर ये सोचो कि उसमें फ्यूचर में क्या है, हायरार्की में क्या है, करेक्ट? इसका बहुत सिंपल लॉजिक है। एक टीम में लेट्स से देयर आर 10 मेंबर्स, तो ऑब्वियसली उसमें 9 मेंबर्स जो हैं वो बीए प्लस डेव इंजीनियर्स प्लस टेस्ट इंजीनियर, वन स्क्रम मास्टर इज देयर। तो फ्यूचर में जब व्हेन देयर आर 100 जॉब्स, तो लेस देन 10 जॉब्स आर देयर विल बी द स्क्रम मास्टर। तो वहां आप अपना खुद का स्कोप कम कर रहे हो, राइट? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्क्रम मास्टर मत बनो, हाँ हाँ। इट्स अ गुड पाथ, लेकिन द नंबर ऑफ जॉब्स वो आप खुद ही कंपेयर करो, आपको समझ में आ जाएगा कि इतनी है। कॉम्पिटिशन आ जाएगा अगेन। और आपको समझना पड़ेगा कि उस हायरार्की में आप कहाँ तक जा सकते हो। इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर ओन पोटेंशियल, करेक्ट? बिजनेस एनालिस्ट
इफ यू थिंक दैट यू आर गुड ऑन द डोमेन साइड, आपको बिजनेस के बारे में बात करना अच्छा लगता है, आपको यूआई डिजाइन के बारे में, यूजर क्या कर रहा है, क्या डिफेक्ट आ सकते हैं, राइट, न्यू स्टोरीज कैसे ग्रूम हो रही है, आपको ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, राइट, तो आप बिल्कुल बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो आप। और उसकी हायरार्की आप खुद से डिस्कस करो, जो लोग पहले से बिजनेस एनालिस्ट एज अ बीए काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट ओनर काम कर रहे हैं, कि हाउ माई कैरियर पाथ विल बी, वो समझना जरूरी। तो ये दोनों पाथ क्यूए के लिए ओपन है, विच इज गुड, गुड, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, फिर हाँ जाना, हाँ, वेल इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए, बात ये। बिल्कुल। नितिश, मेरे पास और सवाल आ गए हैं आपके जवाब से। पहला जो सवाल है वो है जॉब स्विच पैटर्न को लेके। क्योंकि आज का जो पैटर्न है, मैं ये देख रहा हूँ, जैसे आपने कहा ऑटोमेशन इज रिक्वायर्ड, इट्स फाइन, ऑटोमेशन के लिए लोग करते हैं, कोर्सेज करते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन अभी जो मैंने एक पैटर्न देखा है कंपनीज में, वो एक डेडिकेटेड कोडिंग राउंड ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें भी कुछ का तो राउंड ऐसा है कि उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हाई है। मतलब आप एक नॉर्मल क्यूए से, मतलब मैं बोलूँ कि डेवलपर काइंड ऑफ उनकी एक्सपेक्टेशन है कोडिंग लेवल पे, ठीक है, और दे स्ट्रेट फॉरवर्ड इस चीज को पुट डाउन करते हैं कि भाई हमें ऐसा बंदा चाहिए जो, जिसका माइंडसेट डेवलपर पॉइंट से हो और वो ऐसे कोड को लिख सके। फिर उसके बाद आपका टेस्टिंग का राउंड होता है, जो हमारे नॉर्मल फंक्शनल टेस्टिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। फिर आता है ऑटोमेशन से रिलेटेड। तो ये जो पहला राउंड ही आ रहा है, ये पहला राउंड ही कोडिंग चैलेंज आ जा रहा है एक तरीके से, जिसमें लीड कोड से एक्सपेक्टेशन है कि लीड कोड आपने सॉल्व किया हो। ऐसे ही जो और भी वीक्स ऑफ वीक्स अगर आपने सुना हो, उस पे आपने कई सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व किए हो। तो ये कहीं ना कहीं जो एक मैं बोलूंगा ग्राफ है, एक्सपेक्टेशन ग्राफ है फ्रॉम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये पहले के कंपैरिजन में मुझे पर्सनली तो हाई लग रहा है। बट आप क्या इस पे व्यू रखोगे, क्योंकि आप भी हायरिंग करते होगे डेफिनेटली अपने प्रोजेक्ट में, तो आपको ज्यादा आइडिया होगा इसके लिए। Yes. So industry wide, what you are saying is correct actually. थोड़ा सा ये एक्सपेक्टेशन तो बढ़ी है, फ्रॉम द प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द हाउ यू राइट द प्रोग्राम लॉजिकली ऑप्टिमाइज करना है, डेटा स्ट्रक्चर आप क्या यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, ये सब चीजें चेक करने के लिए लीड कोड और हैकर रैंक के असाइनमेंट्स दे रहे हैं। वो वी कैन नॉट ब्लेम टू द कंपनीज, राइट, दे वांट टू एलिमिनेट। देखिए वो सिलेक्शन से ज्यादा एलिमिनेशन है, हाँ हाँ, सही बात है। because number of applications are more, 100 applications are there and they want to interview only 5%, let's assume। तो वो उनके लिए बहुत इजी हो गया एलिमिनेट करना, बिकॉज उनको लगता है कौन तो फेस टू फेस बैठे, प्रोग्राम दे, पूरा चेक करे, करेक्ट, तो उन्होंने एक थर्ड पार्टी टूल ले लिया हम्म, जो ये सब करके उनको दे रहा है। ठीक है। उसका जो इस चीज पे बात किया जा सकता है कि ये इतना इंटेंस क्यों है, मतलब ये हाँ हार्ड क्यों बना दिया है, ये डिबेटेबल है। हाँ, क्योंकि जनरली आप जब टेस्ट ऑटोमेशन में काम करते हो तो इतना ज्यादा हार्ड नहीं रहता है काम, जितना हम सोच रहे हैं, है हो ना, सकता, तो करेक्ट ये करेक्ट। उतना हार्ड नहीं है, करेक्ट। तो वो लेवल जो है वो कंपनी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, हम्म और लर्निंग पाथ जो है ना वो हम्म सेट कर सकती है कंपनी। वंस द एनी एम्प्लॉय इज ज्वाइनिंग, हम्म, तो यू कैन सेट अ गुड स्टैंडर्ड, यू नो, आप अच्छी ट्रेनिंग दो, वो सीख correct। जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है वो, ऐसा है। पर वो ट्रेंड है, वी कांट डू एनीथिंग विद दिस, इट्स हाँ, हैपनिंग। तो पहले पहले बेटर है ऐसा कि था। लर्न कर लिया जाए, हाँ। बेसिक चीजें ही हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड हो गए, हम्म, बेसिक चीजें हैं, वो हमें सीखना जरूरी है, correct, स्पेशली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, आईटी बैकग्राउंड। हम्म, ये क्या होता है ना, दूसरी स्ट्रीम से अगर आप आ रहे हो तो वो और मुश्किल लगने लग जाता है। हाँ लेकिन अगर आज की डेट में कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड से कोई आया है, आईटी बैकग्राउंड से आया है, एंड देन दे आर कंप्लेनिंग कि ये प्रोग्रामिंग का स्टैंडर्ड बहुत हाई रखा है हाँ उन्होंने, हाँ, बिकॉज आई एम ए क्यूए आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, हम्म, ये थोड़ा जस्टिफाइबल नहीं है। करेक्ट, एग्री। आई एम पुटिंग इट स्ट्रेट फॉरवर्ड। नहीं नहीं, सही है। मैं थोड़ा सा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा था कि जैसे आज से 5 साल पहले की बात करें, तो प्रोग्रामिंग में सेट ऑफ क्वेश्चंस थे जो लोग, मैं तो सच बोलूं तो याद कर लेते थे, कि फिबोनाची सीरीज हो गया, स्वैपिंग नंबर हो गया, ये सब चीजें याद करके जाते थे। आज की डेट में आपको ऐसे कोई सवाल मिलेंगे ही नहीं, कंप्लीटली वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं, कि अब उनका सिलेबस में है ही नहीं, रोल ही नहीं है। सो अब जो क्यूए इस समय हायरिंग के लिए, जॉब स्विच के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए यही एक चैलेंज आ जा रहा है कि अब वो उस कोडिंग लेवल को मेंटेन करें, क्योंकि जब तक वो राउंड 1 नहीं क्लियर होगा, वो अपने एक्चुअल स्किल्स जो क्यूए स्किल्स हैं वो शोकेस ही नहीं कर सकते। उनसे सेलेनियम का कोड, या मैं बोलूँ रेस्ट एपीआई के लिए कोई कोड, ऐसा कोई लिख पाता तब है जब आप पहला राउंड क्लियर कर लोगे। अब आप पहले ही राउंड में स्टक हो जा रहे हो। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अब अगर यही पैटर्न है, यही डिमांड है, तो डेफिनेटली ऐसे जो पोर्टल्स हैं उन पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए।
कुछ ना कुछ होगा, अदरवाइज ऐसे तो फिर जॉब स्विच करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर आप अगेन डिनायल पे रहोगे कि नहीं मैं तो वही 4 क्वेश्चन पढ़ के जाऊंगा और चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। बाकी अगला जो सवाल है मेरा वो है, राइट नाउ टूल्स की बात आपने करी थी कि टूल्स बहुत सारे हैं, तो ऑटोमेशन में जैसे सेलेनियम हो गया, प्लेराइट हो गया, इसके अलावा हमारे नो कोड और ये लो कोड करके भी बड़ा चल रहा है मार्केट में आजकल। तो इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, आई मीन क्या ये टूल्स हेल्प कर सकते हैं मैनुअल क्यूए को स्पेशली सर्वाइव करने में आगे? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, आपको टूल भी समझना पड़ेगा, है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि हम टूल का बस ओवरव्यू नॉलेज हो और करना है। एक एग्जांपल ले, लेट्स से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए टूल्स जो ब्लू प्रिज्म हो गया, यूआई पाथ है, ऑटोमेशन एनीवेयर है, एनी टूल, टॉस्का और सो ट्राइसेंटिस टॉस्का जो है। बात है कि आपको टूल भी तो सीखना पड़ेगा ना अच्छे से। हाँ। इट इज हेल्प। आप आप अगर ये इन टूल्स में से कुछ भी आपको लगता है कि सीखना है, इसकी डिमांड ज्यादा है, बिल्कुल सीखिए। और वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा इन योर कैरियर जर्नी और जॉब जर्नी, इट विल बी हेल्पफुल, राइट। लेकिन बात ये है एफिशिएंसी वाइज, राइट, कहीं ना कहीं अभी भी हम उस ट्रांजिशन में है कि लो कोड या नो कोड टूल जो है ना, वो 100% ऑटोमेशन, जो 100 मतलब टेस्ट केस ऑटोमेशन जो ऑटोमेट कर रहा है प्रोसेस, वही 100% उसको एक्यूरेसी से कर ले, ये फेज नहीं आया। बहुत सारी कंपनीज है, वेंडर हैं, दे आर सेइंग दिस, दे आर पुटिंग दिस इन कॉन्फिडेंस, लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसा ऐसा अगर होता तो हर कोई फिर नो कोड में ही चला जाता ना। अभी भी हाँ, मार्केट में 70% और मोर देन 70% अभी भी स्क्रिप्टेड हाँ, ऑटोमेशन है, जो हमारा स्क्रिप्ट। ट्रेडिशनल अप्रोच है वही चल रही है। करेक्ट, बट इट्स अ गुड थिंग टू लर्न। ओके। इट्स अ गुड थिंग टू लर्न इफ यू वांट टू, कोई इसमें डाउट नहीं, सीखना चाहिए। ये अगला सवाल मेरा है मेंटोरशिप से, क्योंकि आपने कहा था कि मेंटोरशिप भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो आप भी एक मेंटोर हैं, मैंने क्योंकि आपसे एक कॉन्वर्सेशन करी थी उसमें आपने बताया था कि आप मेंटोरशिप भी देते हैं, तो थोड़ा सा आप अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में, आपकी क्या अप्रोच रही, क्या चैलेंजेस रहे, और कैसे आप करते हैं ये प्रोग्राम सेटअप, इसके बारे में थोड़ा सा आप अगर आइडिया दें। तो मैंने बहुत कैजुअली स्टार्ट किया। सो लेट्स से 7 to 8 years बैक ओके। वी हैड अ क्यूए कम्युनिटी, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनना हाँ। चालू। हाँ। तो वहां पर क्वेश्चंस होते थे, क्वेरीज होते थे, फिर मैंने भी कुछ ग्रुप बनाए। आई हाँ। आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट, लाइक सॉल्विंग सम प्रॉब्लम, ओके। ऑटोमेशन से रिलेटेड, क्वेरी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ टू गिव द आंसर इन अ बेटर वे, राइट। देखिए आंसर देने के बहुत सारे तरीके होते हैं, यू हैव टू प्रेजेंट इट वेल। तो इफ आई गिव वन एग्जांपल, अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग, राइट, तो कुछ लोग बहुत ही बुकिश आंसर दे देते हैं उसका, कि रिग्रेशन टेस्टिंग इज अ टेस्टिंग व्हिच विल परफॉर्म टू कंफर्म दैट एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी आर नॉट फेलिंग। ये एक तरीका है। हाँ। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि यू टेल इट विद अदर डिटेल्स आल्सो, राइट, दैट ओके, दैट रिग्रेशन टेस्टिंग इज, we have some set of test cases which we execute whenever there is some changes are coming or new releases are coming, and we run it in the post pre-release environment। देखिए दोनों आंसर सेम है, हाँ। हाँ। कि आपने दूसरे आंसर में पर्सपेक्टिव बहुत सारे दूसरे दिए हैं कि आप एक्चुअल में जानते हो बाकी सब चीजें भी, ना सिर्फ बुकिश डेफिनेशन। तो अगर दो दो इंटरव्यू हैं, करेक्ट, सो आपको जो सेकंड आंसर दिया ना, वो ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा हाँ। है, राइट। मुझे मुझे दैट इसमें लगता है नितिश, ये एक रीजन इसका भी है क्योंकि आप इसको एज अ एक्सपीरियंस बता रहे हो, क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस फील किया और फिर वो एक डेफिनेशन बताई। और जो पहले वाली डेफिनेशन थी वो एक मतलब जो बुक में लिखी हुई थी विदाउट एनी कंटेक्स्ट कि कैसे होती है, वो वाली थी। तो यही एक डिफरेंस है शायद जो आप एड ऑन कर रहे हो इन सब चीजों के साथ। नहीं, लेकिन अगर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल बुकिश वाला डेफिनेशन दे रहा है तो कहीं हाँ, गलत है। वो तो गलत है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि हाँ। आप फिर एक बार आपका एक्सपीरियंस होता है, आप अपने एक्सपीरियंस को यूज करो हम्म। उसको सही तरीके से डिस्क्राइब करने में, राइट। ओके। फिर आप 50 क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यू गूगल में जाके सर्च करोगे तो वो तो आपको बुकिश डेफिनेशन देगा, आप वैसे जॉब प्रिपेयर मत करो, दैट आई एम सेइंग, इंटरव्यू के लिए मत प्रिपेयर करो। समझ। मेंटरशिप हमने इसीलिए स्टार्ट किया बिकॉज देयर वाज अ गैप हम्म। बिटवीन व्हाट यू हैव टू से, हाउ यू हैव टू से। उस हम्म। तरीके से स्टार्ट किया, देयर इज अ ग्रुप ऑफ माय फ्रेंड्स, वी स्टार्टेड दिस थिंग। फिर हम्म। हम धीरे धीरे दूसरी चीजें चीजें मतलब मेंटरशिप में करने लग गए, टेस्टिंग से रिलेटेड, ऑटोमेशन से रिलेटेड। तो हाँ। गुड गुड जर्नी।
क्वाइट गुड। ओके। और अभी जो अगर आज की बात करें, आपने तो ये 7-8 साल पहले शुरू कर दिया था टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो भी है, बट आज के टाइम पे एक टॉपमेट करके एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ चीज हो रही है। ठीक है, तो आप उस पे हैं टॉपमेट, आप अकाउंट है आपका भी? आई एम देयर बट आई एम नॉट एक्टिव देयर। वहाँ वन ऑन वन के लिए शेड्यूल होता है, राइट। आई जनरली डोंट फाइंड मच टाइम ऑन दिस पार्ट। तो हम्म। मैं ज्यादा इस तरफ हूँ कि अगर मुझे कुछ बात करना है, हम्म। राइट, या प्रॉब्लम प्रॉब्लम डिस्कस करना है, तो क्यों नहीं 10 लोगों के साथ किया जाए सेम हाँ, चीज। सही बात। सही सही। स्प्रेड भी होगा, हाँ। डिस्कशन भी होगा, हाँ। लाइक दिस। आई एम देयर बट आई एम नॉट यूटिलाइजिंग मच। ओके। एंड आपने बहुत सारे लोगों को मेंटरशिप दी हुई है, बहुत सारे लोग करियर में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके पास कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो आपको इंस्पायर करती है या आपको मोटिवेट करती है कि यार मुझे ये काम और करना है और बेहतर तरीके से करना है, और जो कई सारी गलतियां भी हुई होंगी डेफिनेटली इन 7-8 सालों में, तो आप उन गलतियों को और सुधारोगे और बेहतर बनने के लिए, तो ऐसा कोई आपके पास इंसिडेंट डेफिनेटली एक दो नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, बट कोई खास जो आप शेयर करना चाहो? तो मेंटरशिप पर्सपेक्टिव से लर्निंग ये है कि आप जब कोई चीज बात करते हो इसके बारे में, तो आप खुद ही उसमें बेटर होते हो ना, ये सबसे बड़ी लर्निंग है। हाँ। आप जिस भी टॉपिक के बारे में आपको लगता है कि नहीं ये चीज तो मुझसे छूट गई है, ये इस चीज पे बात किया जा सकता है, हम्म। करेक्ट। ये एग्जांपल देते हैं कि अगर मुझे ज्वाइन एक कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल में, हम्म। मुझे ज्वाइन कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन मैं सिर्फ लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन के बारे में मुझे पता है, लेकिन फिर डिस्कशन में आता नहीं और दूसरे भी तो हैं, वो कैसे काम करते हैं, हाँ। राइट, और वो क्या उसका आउटपुट होता है। सो देन व्हेन यू टॉक विद दैट, अगर आप पैशनेट हो उस फील्ड में, तो आप खुद से फिर सीखोगे, फिर स्प्रेड करो। मेंटरशिप का बहुत सिंपल हम्म। रूल है कि आप सीखो और शेयर करो। ऐसा नहीं कि कोई भी बहुत पहले से सीख कर आया है, उसको बहुत कुछ पता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीखते हो और आप स्प्रेड करते हो। इट्स लाइक दिस। चैलेंजेस एज सच आई एम नॉट एबल टू थिंक ऑफ कि हम्म। चैलेंजेस कुछ इसमें आए हैं, ओके। तो प्रीटी गुड विद दैट। ये सो चैलेंजेस की बात मैं कहीं और कर लेता हूँ। जैसे आपने ये 7 to 8 years पहले व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप बनाया, मैंने देखा आपका यूट्यूब चैनल भी है, राइट? आप वहाँ भी कंटेंट क्रिएट करते रहते हो टाइम टू टाइम, तो वहाँ जो एक जर्नी थी, वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? डेफिनेटली वहाँ तो चैलेंज होगा, कुछ तो चैलेंज हुआ होगा, या आपको लगा होगा कि इस मीडियम के थ्रू मैं आता हूँ, जहाँ आप व्हाट्सएप टेलीग्राम ऑलरेडी कर रहे थे, आपको कोई थॉट प्रोसेस आया होगा यूट्यूब पे आने का, वो थोड़ा सा अगर आप अपना पर्सपेक्टिव शेयर करें। वो भी बहुत एज अ नेसेसिटी वो आ गया एकदम से। सो वी वर डिस्कसिंग लॉट ऑफ थिंग, तो हम शॉर्ट वीडियोस उसके बना रहे थे कि हाँ। ठीक है चलो आज एक मॉक इंटरव्यू करते हैं, हम्म। correct? तो फिर बाकी लोगों को जब पता चला, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था, हम्म। राइट, वो सेशन, उन्होंने बोला कि हम कैसे देखेंगे, तो आई सेड ओके, रिकॉर्ड तो किया हुआ है गूगल ड्राइव में, हम्म। एंड थॉट केम कि चलो उसको यूट्यूब में डाल देते हैं, राइट। बट आई केप्ट इट वेरी रॉ। हम्म। मुझे बहुत ज्यादा एडिटिंग हाँ। आती नहीं थी, अभी भी नहीं आती है। तो जो मिनिमम एडिटिंग हो सकती है वो करके मैंने उसमें डाली। तो बेसिक थिंग वाज स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग द थिंग्स वट एवर वी आर डिस्कसिंग। तो वो उससे आया, फिर समझ में आया कि ठीक है, कुछ सेशंस हम ले रहे हैं हम्म। ऑलरेडी वीकेंड्स में, राइट, ऑन डिमांड, ठीक है, उसको रिकॉर्ड किया जाए और उसको एज अ प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया जाए। तो बेसिक थॉट यही था। हाँ। दैट वे इट हैज स्टार्टेड। चैलेंजेस एडिटिंग में है, हाँ मुझे जी। लगता है एडिटिंग अच्छी होना ही चाहिए। इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, यू शुड डू इट प्रॉपरली। हाँ। मैंने उस साइड उतना ध्यान दिया बिकॉज आई डोंट सी माई सेल्फ एज अ कंटेंट क्रिएटर, सो हाँ। आई स्टिल कीप इट वेरी रॉ। फाइन, आई मीन आप कंटेंट पे फोकस कर रहे हो इसलिए आपका, क्योंकि आपका मोटिव ही अलग है, राइट? आपका मोटिव यूट्यूबर बनना नहीं है या कंटेंट क्रिएटर नहीं, आपका जो है वो है मेंटोरशिप की तरफ। अब वो जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेकिन ये है, लर्निंग ये रही है। कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो चीजों को, तो अनवांटेड चीजों को आप पहले सेंस कर लो और पॉज कर दो। ओके। बहुत सारे डिस्कशन में ये समझ में आ गया कि आपको ऐसा वीडियो बनाओ कि कम से कम एडिट करना हाँ, पड़ता है, ये वो तो। बेस्ट होता है। तो वो धीरे धीरे लर्निंग वाइज आता है कि ठीक है क्या चीजें पॉज करना है, कौन हाँ। सी चीजों को आपको ऑफलाइन बात करना है, कौन सी चीजों को ऑनलाइन बात करना है। ये बहुत अच्छा रहा। फिर आपको किस एनवायरनमेंट में रहना है, आपका सेटअप अच्छा होना चाहिए, ये सब चीजें लर्निंग कैमरे के सामने बात करना आ गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट बहुत लर्निंग है, इंपॉर्टेंट बहुत। राइट? ओके। सो नितिश, आई मीन ऑनलाइन तो आपने बता दिया कि आप ऑनलाइन इस तरीके से मेंटोरशिप दे रहे हो, और ये यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहां से आपका कंटेंट लोग एक्सेस कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन, ऑफलाइन भी आप कुछ कर रहे हो? आई मीन कुछ मीटअप्स काइंड ऑफ, ऐसा कुछ प्लान है?
तो आई हैड मीटअप ग्रुप, मैं ही एडमिन हूँ उसका बहुत सालों से। अच्छा। बीच में थोड़ा सा कोविड के वक्त थोड़ा स्लो डाउन आ गया था उसमें। ओके। सो मीटअप आया, ग्रुप क्यूए मीटअप पुणे का है, ओके। दैट आई एम एडमिन विद दैट। हम्म। ऑफलाइन कैजुअली करते हैं हम जनरली, बहुत ज्यादा फॉर्मली अभी हुआ नहीं है। हम्म। चलो मीटअप कर लेते हैं, विल मीट सम इन कैफे और सम दिस काइंड ऑफ थिंग, बैंकेट हॉल और समथिंग। बट अब वी आर गोइंग टू डू in a middle scale, not as a very big September end, we are thinking कि एक मीटअप किया जाए, ओके। स्पेशली पुणे पीपल। आई एम हियर इन पुणे सिटी, हाँ तो हाँ। बहुत सारे लोगों ने बोला कि वी शुड मीट, वी शुड हाँ। डिस्कस ऑन डिफरेंट थिंग्स, कुछ हम्म। टॉपिक्स रखते हैं, तो वी आर गोइंग टू डू दैट। वो स्टिल इन द फॉर्मुलेशन फेज ओके। एंड प्लानिंग फेज, सो वी आर डूइंग इट। फाइन। ये जो आपका मीटअप अभी होने वाला है, इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कुछ स्टार्ट होगा कैसे? ये मतलब कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? सो मीटअप खुद ही अपने आप में प्लेटफॉर्म है, राइट? वहाँ उसके थ्रू ही हम स्टार्ट करेंगे। देन देयर आर लॉट ऑफ मीडियम नाउअडेज, ओके। लिंक्डइन मैसेजेस, ग्रुप, व्हाट्सएप। विद दैट वी विल सेंड आउट द फॉर्म्स ओके। टू फिल इट, इट्स बट वो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ बट ये पुणे के लिए है? यस यस एज ऑफ नाउ विद पुणे ओनली। ओके। फाइन। और जैसा आप अभी लर्निंग का आप ऑलरेडी इतना कोर्सेज प्रोवाइड करते हो और मेंटरशिप दे रहे हो, अभी अपकमिंग कोई और कोर्स आपका आने वाला है या कोई आपका अपस्किल प्रोग्राम, आई मीन ऐसा कुछ है? क्योंकि मैं तो इसे अपस्किल ही बोलूंगा। Yes, yes, yes. So the thing is, most of the existing स्टूडेंट या जिन लोगों को पहले मैंने बात किया, दे आर सेइंग कि प्ले राइट इज गुड, राइट? हम्म। सो उसके बारे में बहुत बात हो रही है। हाँ। सो नेचुरल जो उसमें थॉट आया ना कि उसके बारे में भी किया जाए, करके सेशंस किए जाए। राइट। आई एम गोइंग टू डू अ वेरी प्लान्ड सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग programming side, and then playwright and other libraries, squeeze out UI automation as well as API also, ओके। ये प्ले राइट right? सेशन अक्टूबर में स्टार्ट करने का प्लान है। ओके, सो ये जेएस या टीएस किसके साथ होने वाला है? सो तीनों चीजें कवर करेंगे, विद अच्छा। जावा प्रोग्रामिंग, विद जावा स्क्रिप्ट, विद टाइप स्क्रिप्ट। तो आई थिंक ये काफी बड़ा सेशन होगा, आई मीन इन टर्म्स ऑफ। 3 to 4 months। ओके, 3 to 4 months। ओके। So I don't believe in like become a test automation in 30 days, Right, right, right. Even some of the 50 days. videos I was just watching, they are saying that in 1 hour or in 1 week you will become automation engineer. Some was saying that in 2 months you are able to handle automation projects. I'm not sure how, but हाँ उनकी जो वीडियोस में व्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ओके। सो प्ले राइट और जेएसटीएस के साथ आप एक अपस्किल प्रोग्राम करने वाले हो। उस प्रोग्राम को अगर किसी को एक्सेस करना है वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए कोई प्लान है आपका? Registration, we will send out the registration form. So there are WhatsApp group also, which QA testology is, they are driving that thing. So they have different LinkedIn group. हम्म। Basic source is that still, because when you spread it different places, you will automatically get to know when it is happening. Right? So it is all purely based on forms and registration with minimum fees, like crowd funded, ओके। training. हाँ We हाँ। don't do it like कि पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा हाँ नहीं होता। हाँ। तो वो इट्स लाइक फिक्स्ड सेट ऑफ मनी हम्म। जो इकट्ठा हो गई, उसमें अब 100 लोगों को पढ़ाना था, हम 100 को भी पढ़ा देते हैं, 200 लोगों को पढ़ाना है 200 को भी पढ़ा देंगे, इट्स लाइक दिस। ऑब्जेक्टिव पढ़ाना है, नॉलेज। हाँ हाँ। फाइन। और जैसा आपने कहा ये प्ले राइट बहुत पॉपुलर है, आपके स्टूडेंट्स ने भी बोला। और एक डिस्कशन लिंक्डइन पे मैंने बड़ा देखा हुआ है कि सिलेनियम वर्सेस प्ले राइट, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं सिलेनियम इज गोइंग टू डेड। इवन जो एक्सपर्ट्स हैं मार्केट में उनका भी कहना ये है कि सिलेनियम इज गोइंग टू डेड इन 5 years। ठीक है, बट सिलेनियम भी अपनी चीज़ों में अपग्रेड करता जा रहा है विद न्यू वर्जन्स। ठीक है, तो आपका कोई थॉट, क्योंकि आपने सिलेनियम भी यूज़ किया, प्ले राइट भी कर रहे हो, तो ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं, ये वर्सेस वाली डिबेट में नहीं जाना चाहिए। हम्म। रीजन इज, सभी टूल कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हैं, हम्म। और सेलेनियम तो एक्चुअल में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है बाकी टूल का, हाँ। क्योंकि सेलेनियम के जो डेवलपर्स हैं या कोर डेवलपर्स है, कम्युनिटी है, उन्होंने पूरी एक जर्नी देखी यूआई फंक्शनल टेस्टिंग की, करेक्ट? यूआई टेस्टिंग, ब्राउजर टेस्टिंग की, हाँ हाँ। इवॉल्व हुआ है इतने सालों में इतना ज्यादा। और सभी कंपनीज मतलब ट्राई किया है कभी ना कभी, सभी कंपनीज ने कि चलो करके देखते हैं।
बहुत बड़ी कम्युनिटी है, thousands of organizations are using it, thousands of test engine. I will say more than 500,000 people are already involved in राइट। testing and automation. तो ऑटोमेशन के लिए वो यूज कर रहे हैं। अब जो ये डिस्कशन है कि कौन सा टूल बेटर होगा, ये तो ऑर्गेनाइजेशन बाय ये सक्सेस वाली जो पार्ट है ना, वो बहुत सारी चीज पे डिपेंड करता है। दो चीजें हैं, यूज कितना हो रहा है और सक्सेसफुल कितना, ये दोनों अलग अलग स्टोरी। बहुत सारी जगह सेलेनियम यूज हो रहा है, बहुत मतलब बहुत सारे टेस्ट केस लिख लिए हैं, बट वो इफेक्टिव है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसलिए कि यूज हो रहा है यूज नहीं कर सकते, आपको इफेक्टिवली उसको लिखना पड़ेगा ना फ्रेमवर्क को, आपको उतने यूटिलिटी फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, राइट, तब वो अच्छे से काम करेगा, ऐसा है। ओके। लेकिन दिस वर्सेस दिस, इट्स नॉट गुड। सभी टूल का अपना अपना फ्यूचर होने वाला है, सभी टूल के अपने अपने यूजेस हैं। द रीजन इज यू शुड नो एटलीस्ट टू टूल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ठीक है सेलेनियम अगर आता है तो आप प्लेराइट भी सीखो। राइट। डिमांड है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे, उसका एक नेचुरल रीजन ये है कि अब जो नए यूआई हैं या जो भी है वो ना क्लोजली इट्स वर्किंग विद द जावास्क्रिप्ट। हर कोई जावास्क्रिप्ट टेक पे काम कर रहा है, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस। तो क्या हो रहा है कि टेस्ट इंजीनियर्स अगर कंपनी कोई हायर कर रही है ना, तो वो भी ये सोच रही है कि आप जेएस साइड, नोट जेएस साइड जितनी ज्यादा आप होगे उतने अच्छा है, क्लोजली यू विल वर्क विद द डेवलपर्स। इसलिए भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड टूल्स, ऑटोमेशन टूल्स, उनका फ्यूचर लगता है ज्यादा अच्छा। ओके। सो हम्म। डिबेट की बात हमने कर ली यहाँ पे नीतीश। और एक डिबेट और भी चलता है ये सिलेनियम प्लेराइट के अलावा मैनुअल ऑटोमेशन। और उस डिबेट के टाइम पे भी एआई आ चुका है जो कि एक हम्म। नया डिबेट है, राइट। तो हम्म। अब मेरा जो अगला क्वेश्चन वो एआई से रिलेटेड ही है कि आपको क्या लग रहा है कि एआई का क्या इम्पैक्ट है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। एटलीस्ट अभी तो ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत सारे आई मीन कोर्सेज भी सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है डरा भी रहे हैं एआई से कि आप अभी सीख लो, ऐसा हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, एआई विल आई मीन किल ऑल द जॉब्स। और ऐसा नहीं कि एआई का सिर्फ इम्पैक्ट क्यूए पे है, मुझे ऐसा लगता है एआई का इम्पैक्ट सारी कम्युनिटी पे पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग, डेवलपमेंट, एवरीवेयर, ठीक है। तो यस। वो पड़ेगा, बट जो डराया जा रहा है, जो डर से बिजनेस बनाया जा रहा है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। ठीक है। So same debate was there 10 to 15 years back about automation. That Right. automation will kill the jobs, हाँ। right? ये सब था। Right? वो चीज अभी एआई के लिए हो गई, हाँ। but job wise, right? हम्म। It's not going to kill. It will create new jobs, right? क्योंकि आप फास्टर वे में कुछ करना चाहते हो, राइट। तो ऑब्वियसली आप जब फास्टर करोगे तो आप बहुत सारी चीजें और करने की कोशिश करोगे ना। राइट। तो जॉब्स, तो नंबर ऑफ जॉब्स ऐसा नहीं कि एकदम से सडनली डिक्रीज हो जाएगा। इट्स लाइक दिस, कुछ इंडस्ट्रीज में हो सकता है, जैसे कि मैकेनिकल इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर अगर ऑटोमेशन यूज हो रहा है या एआई टेक्निक्स यूज हो रही हैं, तो हो सकता है कि ह्यूमन एफर्ट कम हो जाए, उस केस में। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये इट्स प्योरली स्किल बेस्ड, आप वो स्किल सीख लो, आपकी डिमांड हमेशा रहेगी, ऐसा है, राइट। बट एआई फ्यूचर कोई नहीं देखा है ना, हम ये नहीं बोल सकते। जब भी ऐसा कुछ आर्टिकल आता है ना, फ्यूचर ऑफ दिस, हाँ हाँ। आई जनरली डोंट रीड इट। ओके। कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हो, इतना ज्यादा एनालाइज कैसे कर पा रहे हो कि हाँ। फ्यूचर ही होगा, राइट। हमको नहीं पता है फ्यूचर कैसा होने वाला है, करेक्ट। मुझे लेकिन ऐसा लग रहा है ऐसे आर्टिकल से ही डर और बढ़ रहा है लोगों में। हाँ। चीजें पढ़ के लोग हाँ। आज में नहीं, जो आज चल रहा है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आने वाले 5 सालों पे फोकस अभी से कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज की प्रोडक्टिविटी भी इम्पैक्ट हो रही लेकिन सीखना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है है। कि आप जनरेटिव एआई टेक्निक सीखिए, उसके कुछ टूल्स हैं वो देखिए। टेस्टिंग में एज सच बहुत ज्यादा इसमें चीजें आ गई, ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा आ गई ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। अभी भी आप टेस्ट केसेस कोई एआई टूल से यूज करके टेस्ट केस लिखोगे, ऐसा नहीं है। रीजन, क्योंकि आप टेस्ट केस कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लिखते हो, क्या कॉन्टेक्स्ट पे लिख रहे हो, किस बिजनेस के लिए लिख रहे हो, किस प्रोडक्ट के लिए। तो अगर अगर ये ऐसा होना ही है तो डेव साइड से सब कुछ आ जाएगा ना। सबसे पहले तो एआई जो है वो कोड जनरेट करेगा ऑटोमेटिकली, या एफिशिएंट कोड लिखेगा। तो वो एफिशिएंट कोड लिखेगा तो फिर एफिशिएंट टेस्ट केसेस भी लिख लेगा। तो डरने की कोई बात नहीं है कि एआई आ गया तो आपके जॉब चले जाएंगे, नथिंग लाइक दैट। और अभी तक आपने कोई इम्प्लीमेंटेशन एआई की अपने प्रोजेक्ट में करी है? आई मीन जैसे लोग आजकल गिटहब को पायलट यूज कर रहे हैं और कोडियम यूज कर रहे हैं अपने ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में हेल्प लेने के लिए एआई का, Some, तो कुछ आपने करा? some, yeah, the talk is going on, POC is going on, something like that. ओके। But
या टेस्टिंग के लिए तो मैंने नहीं यूज किया अभी तक, करके देखा है सब पीओसी की ऐसा कैसे यूज होता कैसे है, होगा। राइट। लेकिन देर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन विल बी देयर, एंड इट्स गुड दैट यू कैन नॉट शेयर एवरीथिंग टू द एआई टूल आल्सो, करेक्ट। तो वो अभी भी एक बात है, राइट, विच इज अभी वो गुड। चल रहा है, वो ऐसे फेज में है कि अभी हम ही नहीं बोल सकते मैच्योर हो, इवॉल्व होता है, राइट। उसको इवॉल्व टाइम होता है। लगेगा। ओके फाइन नितेश, आई मीन फ्रॉम एआई प्रोस्पेक्टिव आपने एक जो अपना थॉट प्रोसेस दिया वो सही लगा, क्योंकि इसी इसी थॉट के साथ मैं भी अभी चल रहा हूँ। और मुझे भी ये लगता है कि टाइम के साथ धीरे धीरे मेच्योरिटी आएगी, और मे बी एट दैट टाइम एट दैट मोमेंट हम कुछ ऐसा कह सकें कि हाँ, ये कुछ केसेस हैं, सपोज आउट ऑफ 50 20 केसेस हम एआई के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं और उन्हें हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बट नॉट कंप्लीटली। एब्सोल्युटली, ह्यूमन रहेगा ही रहेगा उसमें, हम्म, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल। ओके, अगला सवाल मेरा नितिश है सर्टिफिकेशंस को लेके, क्योंकि आप भी ISTQB सर्टिफाइड हो, और सर्टिफिकेशंस हर ऑर्गेनाइजेशन में मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं लोग कर रहे होते हैं या उनको ऑर्गेनाइजेशन करवाती है। बट आपको पर्सनली क्या फील होता है, ऑर्गेनाइजेशन करवाती है या आप करते हो, उस सर्टिफिकेशन के करने से आपके करियर में क्या आई मीन इम्पैक्ट पड़ता है एग्जैक्टली exactly? एक होता है कि ठीक है, एक नॉर्म्स है कि इस कंपनी में ISTQB सर्टिफाइड को ही हम लेंगे, राइट। बट एक्चुअल में आपको क्या लगता है, कोई वैल्यू ऐड करता है वो पेपर? नॉलेज वाइज हम्म, वैल्यू ऐड करता है ओके। ना। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल कोई वैल्यू ऐड करता ही नहीं है, ऐसा हाँ, नहीं। देखिए, सर्टिफिकेशन ना करने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसको परस्यू कैसे करते हो। ओके। सर्टिफिकेशन आप कर रहे हो, आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो उसके सर्टिफिकेशन एग्जाम की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप सर्टिफिकेट कर रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है। तो अगर आप राइट माइंडसेट माइंडसेट से आप कोई भी सर्टिफिकेशन कर रहे हो, प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आपको वैल्यू ऐड करेगा ही करेगा, ओके, नॉलेज वाइज। नॉलेज है। सम कंपनीज में भी इफ दे आर लाइक दे आर सेइंग कि हमको आईएसटी की भी सर्टिफाइड ही लेना है, तो हम्म, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ऐसा हाँ, जरूरी नहीं है, आप टेस्ट इंजीनियर दूसरे भी हो सकते हैं जिन्होंने सर्टिफिकेशन नहीं किया है, बट दे स्टिल दे अंडरस्टैंड द होल थिंग। उनको पता है टेस्टिंग के बारे में अच्छे से, सीएमएम लेवल्स के बारे में, टेस्टिंग लेवल्स के बारे में पता होगा ऐसा। right, लेकिन क्या होता है ना, सर्टिफिकेशन जब आप करते हो तो एक पर्टिकुलर चीज फॉलो करते हो, अगर आप सही तरीके से कर रहे हो, यू फॉलो अ बुक, यू फॉलो अ पर्टिकुलर सिलेबस, सो आपको ना एक सिस्टमैटिक नॉलेज होता है उसमें, इसमें कोई डाउट नहीं। मुझे तो कोई डाउट नहीं है, माई जर्नी विथ आईएसटी की भी इज वेरी नेचुरल, हम्म, बहुत लॉजिकल जर्नी रही। मैंने फाउंडेशन किया लाइक 10 to 12 years बैक, मैंने ओके, फाउंडेशन किया, कंपनी वॉज सेइंग टू डू इट, आई डिड इट, राइट। आई रेड अ बुक, उसके बाद मुझे समझ में आया कि सर्टिफिकेट करना है तो फिर वो डम्प्स वगैरह ये सब मत ढूंढो, ओके, अब पास हो वो इम्पोर्टेंट है, और अच्छे से सीखो। देन आई डिड टेक्निकल टेस्ट एनालिस्ट, ओके, टेस्ट मैनेजर, एजाइल टेस्टिंग, एसटी तो ये सभी लेवल कर लिए मैंने, लाइक 7 to 8 years बैक, राइट। एंड इट वाज अ सुपर्ब जर्नी। आप, मैं फिर से बोलता हूँ, आप कैसे परस्यू कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डम से, और आप गूगल सर्च कर रहे हो कि कैसे का पास किया जाए इसकी, 100 क्वेश्चन पढ़ के कर ले, और फिर आप कंपेयर करते हो पास होने के बाद या पास नहीं हुए उसके बाद, कि ये तो नहीं करते तो भी चलता, जो मैनेजर है उनको जरूरी थोड़ी ना है इसके, अरे आपने वो जर्नी परस्यू ही नहीं किया सही तरीके से, राइट। सो इट्स गुड, बट इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू डू इट और। ओके। अगला सवाल आपकी जर्नी से है, जिसमें मैं डिफरेंट फेजेस के बारे में जानना चाहता हूँ, कि आपने एज अ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर स्टार्ट किया होगा डेफिनेटली, जैसे हम करते हैं, फिर आप सीनियर, देन लीड, एंड आज आप मैनेजर हो। तो ये, अगर मैं जॉब रोल की बात करूं तो जेडी में जाके हम देख लेते हैं कि एक लीड का क्या रोल है, एक मैनेजर का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बट एज अ पर्सन, जब आपने ये जर्नी परसू की, आपने जूनियर इंजीनियर रहे, फिर आज आप क्यूए मैनेजर है, तो इस जर्नी में कैसे रोल्स डिफरेंशिएट होते गए, और कैसे आपने उस कर्व को एडजस्ट किया, वो मैं जानना चाहूंगा एग्जैक्टली। जनरली सभी सभी के प्रोफेशनल जर्नी में ना एक लॉजिकली यू स्टेप अप होता है ये, राइट। बट उसमें भी ऐसा ही है, ये है कि आप क्या क्या चीजें सीखते जा रहे हो, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करते जा रहे हो, आपको सही अपॉर्चुनिटीज मिली कि नहीं, या आपने सही अपॉर्चुनिटीज ढूंढी कि नहीं, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। आई स्टार्टेड विथ एज अ जैसे सिस्टम इंजीनियर एज अ रोल, राइट। ओके, एंड देन वहाँ पर डेवलपमेंट करना था, टेस्टिंग करना था, राइट, प्रोडक्ट को समझना था अच्छे से, कैसे डिलीवर कर रहे हैं, राइट, ये सब चीजें थी। फिर जब टेस्टिंग के साइड में आए ना, राइट, सो ग्रेजुअली इसमें आपको, एज आई सेड, कि अगर आपके दिमाग में ये बात आ गई कि मुझे सेम प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से टेस्ट करना है,
हम्म। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने वो काम दिया हो चाहे नहीं हो, अगर आपका माइंडसेट ये है तो आप खुद ही सीख जाओगे सब चीज। सो आई गॉट सम गुड mentors at that time or the leaders that time who you know told me that think in that way। ठीक है, थिंक इन दैट वे, और फिर ज्यादा से ज्यादा डिफेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि दूसरे तरीके से भी आ सकता है, राइट। Then I learned different things with my role. I worked as a member, technical individual contributor, then group leader. So it came naturally, automatically when you are owning different things। जब आप ओन करने लग जाते हो कि ठीक है मुझे ये भी करना है, राइट, मैं ये भी करता हूँ, आप फिर खुद से ही रिपोर्ट्स भेजने लग जाते हो, तो ऑटोमेटिकली हायर मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि ओके दिस गाय इज टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इनको और मोर रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। और दी जाए ताकि ये और मेच्योर और बेहतर बन सके। तो वो फिर लीडरशिप की साइड आई मूव्ड ऑन, राइट। तो हम्म। लीडरशिप का फिर ऐसा मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि लीड मतलब फिर आपको पीपल मैनेज ही करना है, हाँ राइट। हाँ। लीडरशिप मीन्स यू आर टेकिंग ओनरशिप, यू आर लीडिंग सम प्रोसेस, राइट, यू आर लीडिंग अ प्रोजेक्ट फॉर द टेस्टिंग पार्ट, इट्स लाइक दिस। So my journey was very natural. Then I became leader, and then again showcase that I can do it, performance testing. I can do the other things on the database side. I can do, I can learn cloud technologies, right? वो सब चीजें learn करते करते धीरे धीरे, then automatically it happens. Automatic progression happens if you're showcasing the right thing. It's like this. मतलब मेरी जर्नी कुछ ऐसी अलग नहीं है। अलग नहीं, आप ये कहना चाह रहे हो, ओके। नीतीश, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा इसमें, क्योंकि हमने मैनुअल ऑटोमेशन की भी बात करी, आपकी जर्नी की बात करी, और आपने ऑटोमेशन पे फोकस करने की भी बात करी बहुत ज्यादा। लेकिन एक जो चैलेंज आ रहा है बहुत ज्यादा मार्केट में, वो ये है कि सपोज एक रिसोर्स है, उसको हायर करती है कंपनी, और सर्विस बेस्ड का मुझे ज्यादा आइडिया है, प्रोडक्ट बेस्ड का मैं नहीं कह सकता। बट होता क्या है सर्विस बेस्ड में मोस्टली, कि वो आपको हायर करते हैं, उनको जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो प्लेस कर देते हैं, वेदर इट्स अ फंक्शनल, वेदर इट्स अ परफॉर्मेंस, कुछ भी हो सकता है। अब आप काम कर रहे हो, मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, आपने काम किया हुआ है यूआई ऑटोमेशन पे, प्योरली यूआई ऑटोमेशन आपने 5 साल काम किया, 6 साल काम किया, अब आप गए हो एक सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे उन्होंने हायर कर लिया आपको एज ऑटोमेशन इंजीनियर। बट उनके पास जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो बेंच पे नहीं रखेंगे आपको, तो आपको उन्होंने मैनुअल प्रोजेक्ट में डाल दिया, या आपको किसी डिफरेंट स्टैक पे डाल दिया, जहां आपके करंट जो स्किल सेट है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो उस फेज में जो वो रिसोर्स है वो कैसे डील करे उस सिचुएशन में? या तो मुझे लगता है वो कंपनी छोड़ के भाग जाए, दूसरी कंपनी देखे, या फिर नेक्स्ट उसका क्या ओपिनियन होना चाहिए उस जगह में सर्वाइव करने में भी, एज वेल एज जो एक्सपीरियंस बढ़ रहा है उसके साथ एक्सपेक्टेशन भी मार्केट की बढ़ जाती है, कि सपोज आपने 5 साल में ज्वाइन किया था, अब नेक्स्ट आप 3 साल बाद स्विच ले रहे हो, तो नेक्स्ट कंपनी एक्सपेक्ट करेगी कि आपको टोटल 8 ईयर्स का ऑटोमेशन में एक्सपीरियंस है, बट एक्चुअल तो कुछ और ही है, आपने 3 साल मैनुअल या फंक्शनल काम किया हुआ है। तो इस गैप को कैसे फिल करें? हाँ, तो ये गैप देखिए आपको एसेस करना पड़ेगा जब आप नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, एज पर योर एक्सपेक्टेशन, राइट, वो चीजें हो रही है नहीं। शुरू में एकदम से डिनाइल में मत आओ या एग्रेसिवली इस चीज में मत आओ कि मुझे ये काम मिला ही नहीं, राइट। पहले आप समझो कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ऐसा ऑटोमेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिकल रीजन हो सकते हैं ना, कि अभी वो रेडी नहीं है प्रोडक्ट ऑटोमेशन के लिए, बहुत चेंजेस आ रहे हैं, तो मैनुअल वर्ड थोड़ा गलत गलत हो जाता है, टेस्टिंग चल रही है उसमें, राइट, मैनुअली और इन सम वेज टेस्टिंग चल रही है, ऑटोमेशन थोड़ा कम है। तो आपको समझना पड़ेगा, कुछ कंपनीज क्या होती है हायर कर लेती है पहले से, लेकिन क्या होता है बाद में आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर दे विल कम टू अ पॉइंट वेयर दे विल एक्चुअली डू प्रॉपर ऑटोमेशन, ये ज्यादा टेस्ट केस ऑटोमेट। लेकिन अगर आप ज्यादा एक्सपीरियंस हो, टेक इट एज अ चैलेंज, करो ना, आप स्टार्ट करो, यू स्टार्ट ऑन योर ओन, यू यू वेंट टू अ न्यू कंपनी, यू आर गोइंग टू अ न्यू कंपनी, और वहां पर इफ यू आर अ सीनियर मैन, राइट, you start on your own, it will be good impression to showcase, okay, you are taking this responsibility to start with the automation, more number of automation we want to do, more number of test cases we want to automate, take it like that. But if you are not in that position where you can suggest something or you can implement that thing, then alternate way is you learn parallelly on your, ओके। you do on your personal laptop, you automate some other websites, right? And you keep your journey of learning, implementing, and all those things. Worst case is okay, you are not satisfied with what the company is giving you, right? And you have to think about whether you want to leave the job and find out a better place where you can showcase your skill better. नितिश, प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम पे जॉब स्विच करना भी एक बड़ा चैलेंज हो गया है।
जो मैं अभी मार्केट देख रहा हूँ, ठीक है, इवन लिंक्डइन मैंने देखा, लोग नौकरी जो हमारे प्लेटफॉर्म्स थे उन पे जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, मैं सही बोलूँ तो। और उसके लिए अभी एक नया टर्म यूज हो रहा है, रेफरेंस, कि आप रेफरेंसेस ट्राई करो अपने। बट रेफरेंस कैसे लेने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग ब्लंटली मैसेज कर देते हैं और रेफरेंस मांगते हैं। तो कोई एक बेटर अप्रोच या बेटर टेम्पलेट आप सजेस्ट करोगे कि कैसे बात करनी चाहिए अगर आपको किसी अपने एक्स कलीग से या किसी सीनियर से आपको एक रेफरेंस चाहिए उस जॉब के लिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए उस पर? सबसे पहली बात तो क्या, वेल कनेक्टेड रहो। हम्म। तो वर्किंग इज अ गुड थिंग। हम्म। तो यू शुड नॉट कॉल योर फ्रेंड्स ओनली व्हेन हाँ, जब जरूरत हो। या जरूरत हो तभी कॉल मत करो। पहली बात तो ये है। या अपने कलीग, अपने सीनियर्स जूनियर्स जो भी हैं, उनसे आप उस समय मत बात करो, बस जब आपको जॉब की जरूरत है। तो वन थिंग इज दैट अप्रोच शुड बी लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट रिक्वायरमेंट इट इज, हम्म। ये होना चाहिए। और उसके बाद बेस्ड ऑन दैट देन प्रिपेयर इट। तो क्या, अभी तो देखिए सोशल मीडिया है और डायरेक्ट कनेक्शन इज देयर, मोर यू हैव द कनेक्शन इट विल बेटर फॉर यू। तो अगर आप कलीग या आपके कॉलेज सीनियर हैं, बेटर है उनसे डायरेक्टली आप कम्युनिकेट कीजिए, फाइंड आउट द टाइम, व्हाट इज द गुड टाइम टू टॉक विथ यू फॉर 15 to 20 minutes, एंड आप यू टेल देम योर सिचुएशन, व्हाट यू हैव डन, व्हाई यू आर सर्चिंग फॉर द जॉब, दोज थिंग्स। then they will you know put your candidature properly। अगर हम डायरेक्टली उनको मेल कर दिए आउट हाँ। ऑफ द ब्लू कि आई एम सर्चिंग फॉर जॉब, प्लीज हेल्प मी, हाँ। राइट, तो बस वो या तो बहुत फॉर्मल हो जाएगा हाँ। या बहुत ज्यादा कैजुअल हो गया, दोनों चीजें हो गई, राइट। right। फॉर्मल इसलिए कि आपने, इसमें कुछ ह्यूमन टच नहीं है, यू आर हाँ। नॉट शोकेसिंग योरसेल्फ एज अ कनेक्टेड पर्सन, आपने भेज दिया बस मेल, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि उसने रेफरेंस क्यों नहीं दिया या मुझे कॉल क्यों नहीं आ रहा है। हाँ। तो keep it in a better way, formal as well as casual, कनेक्ट विद देम। आप फिर उनसे ईमेल आईडी लो प्रॉपरली, फिर आप भेजो डिटेल, उनसे भी पूछो कि आपकी कंपनी में कैसा कल्चर है, जॉब डिस्क्रिप्शन किस टाइप का है, क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए, ये सब चीज़ें समझो, वेरी हेल्पफुल लाइक दिस। तो इसमें नितिश एक पॉइंट मैं ऐड ऑन करूंगा, जो मैं मोस्टली फील करता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं रेफरेंस के लिए कि प्लीज रेफर मी फॉर एक्स वाई जेड आई मीन प्रोफाइल। बट पॉइंट ये होता है कि वो अगर जॉब आईडी स्पेसिफिक शेयर कर दें, मुझे जो लगता है मेरे लिए जो चैलेंज आता है, अब सपोज एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए किसी ने मेरे को अप्रोच किया कि आप मुझे रेफर कर दो इन माय करंट ऑर्गेनाइजेशन। अब मुझे पर्टिकुलर, क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, कि कौन सा जॉब ओपनिंग आपके लिए बेटर होगा, तो अगर वो कैंडिडेट मुझे एग्जैक्ट आईडी अगर शेयर कर दे तो शायद वो चीजें बेटर हो सकती हैं। क्यूए का होगा, डेफिनेटली मैं एनालाइज कर पाऊंगा कि किस जगह ये रिज्यूमे फिट बैठेगा। बट अगर डिफरेंट डोमेन का है तो मुझे लगता है कि हम अगर जॉब आईडी भी रेफरेंस में ऐड कर दें तो बेटर हो सकता है ये सर्च प्रोसेस। बाकी इसके अलावा एक और चीज जो मैं देख रहा हूँ करंट जॉब प्रोसेस में, पहले क्या होता था, परमानेंट जॉब्स काफी होती थी, अभी एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब का भी एक ट्रेंड आ गया है, मैं बोलूंगा कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन आई मीन, दे आर हायरिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अभी इंडिया में उतना पॉपुलर तो नहीं है, आउट ऑफ इंडिया इट्स कॉमन। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो मैं देखता हूँ लोग डिनायल डायरेक्ट कर देते हैं कि नहीं करना, मतलब उन्हें डर लगता है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पे। तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है, ये जो ट्रेंड चेंज हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने अभी तक 4 या 5 लोगों से इस बारे में डिस्कस किया, उनका यही प्रोसेस था कि यार कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स आ रही हैं और रिस्क लगता है। वो बोलते हैं कि 1 साल आपके लिए हमारे पास है क्लाइंट, उसके बाद देखेंगे, क्लाइंट रिन्यू करेगा देन इट्स फाइन, अदरवाइज हम दूसरे क्लाइंट पे डिप्लॉय कर देंगे। बट अगेन वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल रोल रहेगा, तो उन्हें डर लगता है कहीं जॉब ना चली जाए, एक सिक्योरिटी इशू उन्हें फील होता है। तो इस पे ये जो ट्रेंड आ रहा है, इस पे आपका कोई थॉट या आपने ऑब्जर्व किया हो पुणे में ऐसा कुछ? यस यस, सो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में भी ना टाइप है, लोग हर एक जॉब को आप कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं, लेट्स से कुछ कंपनीज जो आउटसोर्स करती हैं एक और कंपनी को, ओके। और आप उनके पेरोल पे काम करते हो, करेक्ट, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होता है। एक दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब का कॉन्सेप्ट ये भी है कि एज ए इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर यू आर वर्किंग, राइट, एंड यू हैव टू कंप्लीट द टास्क, इट्स लाइक दिस, बहुत ज्यादा उसमें ये नहीं है। और आपको डायरेक्टली यूएसडी या दूसरी कंट्रीज के करेंसी में आपको सैलरी मिलती है। एनीवेज, रिस्क फैक्टर है उसमें, क्योंकि प्रोजेक्ट के हिसाब से वहां पर एम्प्लॉयमेंट होता है। इफ प्रोजेक्ट इज डन प्रॉब्ली, देन यू हैव टू थिंक, या कंपनी हैव टू थिंक कि नेक्स्ट आपको वापस से नए प्रोजेक्ट में डालना है या नहीं, करेक्ट, या आपको काम करना है।
रिस्क फैक्टर्स, लेकिन जहाँ रिस्क होता है ना वहां पर बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि नॉर्मल जो आपकी परमानेंट जॉब है उसमें जो सैलरी है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में right, बाहर तो आपको ज्यादा रहती है, पर डे बेसिस पे रहती है कई जगह, राइट। तो वो पर आवर बेसिस पे, वो मॉनेटरी बेनिफिट कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में रहता है। आपको एसेस करना पड़ेगा कि आपको कहाँ क्या मिल रहा है, हाँ बट क्या। रहता है, राइट, वो फायदा है। ओके। इफ यू आर टेक्निकली गुड, इतना रिस्क ले आप सकते रेडी रेडी रहना चाहिए। इफ यू वांट टू अर्न मोर, बी रेडी विद दिस। कुछ फर्क नहीं पड़ता है जब आप अपने रेज्यूमे में अगर लिख रहे हो कि यू हैव डन कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, ऐसा नहीं होता है कि योर वैल्यू विल बी डिक्रीज्ड, या ऐसा ऐसा। हैं। ओके। If I want to hire someone and they have worked on the contractual part, if they can establish it and it's genuine, मुझे पता चल गया हाँ they are doing good, तो we'll hire them, no issue। ओके फाइन। रिस्क है, रिस्क है तो एसेस करना पड़ेगा आपको, लेकिन ये ऐसा मत रहो कि मुझे करना ही नहीं कॉन्ट्रैक्चुअल। इट्स नॉट लाइक दिस। वर्क इज वर्क, वेदर इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल और समथिंग, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म। राइट। बस वही देखना है आपको, लॉन्ग टर्म है, आपको लगता है कि वहाँ लोग रुकते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, तो देर इज नो हार्म इन दैट। ओके ठीक है। नितिश एक चीज मुझे याद आई ये वैल्यू ऐड करने वाले पॉइंट से, कि एक डिस्कशन भी चलता है और एक कहीं ना कहीं सब लोगों के माइंडसेट में भी है कि क्यूए को प्रॉपर एप्रिसिएशन नहीं मिलता है अपने जॉब रोल में जब एक डिलीवरी सक्सेसफुल डिलीवरी होती है। आई मीन उनको ये फील होता है कि डेवलपर्स को ज़्यादा क्रेडिट मिलता है, और जैसे ही कोई प्रोडक्शन पे बग आ जाता है तो उसका सारा ठीकरा क्यूए पे रख दिया जाता है कि ये लो अब बताओ क्या करना है। ठीक है, तो ये जो एक साइकिल होती है ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी क्यूए को फेस करनी सबके साथ पड़ती आता है। है, और वो सबके फिर साथ। लिंक्डइन पे अपनी पूरी जो होती है ना फीलिंग्स वो एकदम बयां कर देता है। तो ये जो है इसमें क्या लगता है आपको कि सच में क्यूए को उतना क्रेडिट नहीं मिलता, उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता? मतलब मैंने भी फील किया एक पॉइंट पे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, ठीक है, लेकिन क्या इसमें आपका क्या ओपिनियन है, मैं जानना चाहूंगा। हम्म, थोड़ा ट्रिकी है आई मीन। थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि क्या है ना, अब जो मॉडल हम अप्लाई कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, यू हैव टू बी सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड सेल्फ मोटिवेटेड। वो एजाइल मैनिफेस्टो में ही कहीं ऐसा मेंशन्ड है, दिस अ पॉइंट, यू हैव टू बी सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड सेल्फ मोटिवेटेड। तो आप वेट मत करो कि कोई मोटिवेट करने वाला है। डे टू डे योर लीडर, योर मैनेजर, राइट, their attitude should be like, okay, you are doing good, you are valuable, and you have to feel valuable, ये important। अब डे इन डे आउट उसमें आप सिर्फ रिलीज के वक्त किसको मोटिवेशन मिल रहा है ये सोचने का कोई फायदा नहीं। अगर मैच्योरली आप सोचोगे ना, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि रिलीज हो गया है और उसके बाद कौन उसका बेनिफिट हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे बहुत ज्यादा, करेक्ट। इफ यू आर गेटिंग योर सैलरी इन अ बेटर वे, वो सब चल रहा है, तो आपको हाँ कुछ हाँ हाँ। सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। अब ब्लेम वाला आता है कि अगर कोई ब्लेम में ज्यादा गुस्सा कोई आती है। प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें, अब वो कल्चरल डिफरेंस है। हाँ आई हैव वर्कड इन अ कंपनी जहां पर अगर कोई डिफेक्ट आ गया हाँ। तो कुछ हम ये सब चीजों में बात ही नहीं करते थे कि किसको ब्लेम करना है क्या करना है करके, राइट। वहां वैसा कल्चर ही नहीं था। एक राइट। ऐसी दुनिया, कोई कल्चर ऐसा कल्चर नहीं आया है, ठीक है, लेट्स टेक इट एज अ बग, स्टार्ट करो उस पर काम करना, बाद में ड्रिल कर देखेंगे कि मतलब क्या रीजन था, क्या लिया था ड्रिल डाउन बाद में देखते सेकेंडरी है, बग रिजॉल्व करना प्राइमरी। हैं। And in some companies it's like there are different departments, so they don't want to take the blame कि, या अलग अलग जब आप एज अ टीम सोचते हो ना तब आप ये ब्लेम वाला टाइम होगा ही नहीं, काम होगा ही नहीं। जब एज अ टीम आप काम कर रहे हो, आप बहुत क्लोजली काम कर रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो बहुत चीजें पहले से ही, राइट, तो ये वाली चीज नहीं होगी। वो चीज वहां होती है जहाँ पर थोड़ा आप साइलोज में काम करते हो, राइट, और फिर वहां पर ये प्रॉब्लम है। अब अलग अलग थलग काम करते हो एंड यू वांट टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, वहां ये प्रॉब्लम। कल्चरल सेट है, अगर कल्चरली राइट सेट है तो ये वाली चीज नहीं होगी। नहीं होगी। एंड डोंट टेक इट, अगर आपके पास आपकी गलती हुई है, टेक इट, इट्स लाइक दिस, no harm, right? If there is a bug, let's say production bug, and you think that okay, this is missed from our end for the testing side, let's say, no, right? कि हमारा एक test miss हो, take it, no issue. And if you can prove it, it's not a test miss. It was working before in the last release, right? ये कुछ नए bug के कारण introduce हुआ है जो हमारा part ही नहीं था टेस्ट करने का, right? Then don't take the blame. राइट।
उसमें बहुत ज्यादा सोचने का कुछ नहीं उसमें। हाँ, लोड नहीं लेने का, ये वाली चीज है। नहीं, ठीक है। बाकी नितिश, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका पर्सनल मोटिवेशन सोर्स क्या है? क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो ऑलरेडी। आप एक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप कम्युनिटी में भी आई मीन कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप मीटअप्स भी ले रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीज़ें आप कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए डेफिनेटली कुछ मोटिवेशन चाहिए होती है। आपको वो मोटिवेशन कहाँ से मिलती है इतना सब करने के लिए? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, मैं आपसे बात करते हुए एक पॉइंट मेरे माइंड में आया, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि ये सारी चीजें करने के लिए एक टाइम शेड्यूल चाहिए कि आप इतने बजे ये करोगे, इस दिन ये करोगे, और आपको वैसे स्टिक होके रहना पड़ेगा, तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे। तो मैं जानना चाहता हूँ आपका मोटिवेशन क्या है, कैसे आप मोटिवेट होते हो? टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। One thing is, if you are working in disciplined way, you understand how much time you have to invest where, तो फिर आप बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकते हो चीजें। बट फॉर द मेंटरशिप पार्ट, फॉर द कम्युनिटी पार्ट, हम्म। it is out of with my interest. Okay, I like to communicate with the people. I like to share the knowledge, gain the knowledge. So that's why I'm doing it. Straightforward है, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है इसलिए कर रहा मैं हूँ। बात करूँ, कुछ चीजें बताऊँ मेरे एक्सपीरियंस से, अगर मैं किसी को कुछ बता सकता हूँ उनके एक्सपीरियंस से, अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो वेल एंड गुड, इट्स गुड, टेक इट, इट्स लाइक गिव एंड टेक, बट गिव फर्स्ट। करेक्ट, You करेक्ट। think about you will take something from others. गॉट यू, गॉट यू। नितिश, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, और वो है, क्योंकि आपने बात करी थी मेंटोर्स के बारे में भी अपने, कि डेफिनेटली आपको मेंटोर्स ने गाइड किया, और आप आज आप गाइड कर रहे हो। बहुत सारे आपके मेंटीज हैं राइट नाउ। तो आपके कौन से मेंटोर्स स्पेशल जो आज भी आपको याद हैं? बहुत सारे होंगे, बट एक होता है ना कि ये दो तीन नाम हमेशा माइंड में रहते हैं कि इनकी वजह से हम आगे बढ़े हैं, या अभी भी आप उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके पाथ को, उनसे कनेक्टेड हैं। सो ऐसे कुछ मेंटर्स जिनको आप यहाँ पे कुछ मेंशन करना चाहें, उनको थैंक्स बोलना चाहें इस मीडियम के थ्रू? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है कुछ लोग अभी मेरे से वेल कनेक्टेड नहीं हो, ऐसे भी लोग हो सकते हैं, राइट। जी, जी। बहुत सालों से हो सकता है बात भी नहीं हो, बट every manager or leader have some impression, right? Then only you grow, you learn something, right? So my first manager or the leader was Nitya Priya. So I, so सब मैनेजर से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। I learned how to stay calm, right? It's like this. Then I worked with very good leaders and manager while working with TCS. ओके। Peers थे बहुत सारे वहाँ पर, peer member भी थे, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, right? Then one of my peer while working with ADP was like Jagdeep Jain. I learned from him a lot about technical aspects of it. So learn technical things also, right? I learned then automation very seriously during 2012-13. I jumped into that part. मुझे वो समझ में आया कि दूसरी चीजें भी सीखना है, सिर्फ ये टेस्टिंग ही या फंक्शनली चेक करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपको स्क्रिप्टिंग सीखना है, ये सब चीजें मुझे समझ में आई उस समय, राइट। देन I work with Vivek Shinde. I want to mention I worked in Avalara Technologies. There I learned about how to think about the system design part, right? The whole overall product architect wise. So he was explaining in a very good way, and all the team members they were also they were always talking with the architectural view of your product, right? The flow of the data, how it will go, and all. Then there was one manager uh, with whom I have worked, Haridev, with Frequence. So I have learned lot from him, how to handle the things maturely, right? Those things. Then right now I'm working with Watermark Insights. So here um, Amit Srivastava is my manager, and day in day out, whenever we talk, it's always a learning with him about different things, how to handle the team thing, process part, you know, human management side, all those things. That's it. Fine, 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 Nitish. And apart from these mentors, I mean, right now you are also learning. I mean, मुझे ऐसा लगता है लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, राइट? तो हम आज के टाइम पे यूडमी और लिंक्डइन और यूट्यूब, इन मीडियम्स के थ्रू भी लर्न कर रहे हैं, राइट? सो अभी कोई कंटेंट क्रिएटर है जिन्हें आप फॉलो करते हो, या आपको लगता है कि कोई मेंटोर है जिनको आप करंटली फॉलो कर रहे हो, ऐसा कुछ? Yes, yes. So see, in all the fields there are gurus, right? राइट। People are doing superb work, especially who are doing full-time content creation thing. They are doing so. JavaScript with Akshay Saini,
and Rahul Shetty, Naveen, Sanjay, the Selectors Hub creator, and Mukesh Hotwani. So I have seen their work from long time. Okay. Maybe I'm not visiting their website now Mm-hmm. as and when required. Maybe I'm seeing it, but I know they are doing super work. Karthik is there for different things on the automation, right? So I'm following them. It's like this for a long time. ओके सो नितिश आई मीन आज हमने बहुत सारी बातें करी आपकी लर्निंग के बारे में और आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में. सो बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन आई जस्ट वांट टू थैंक यू आई मीन फॉर कमिंग ऑन दिस शो शेयरिंग योर नॉलेज योर एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ us. I'm sure audience will learn this conversation and will understand how they can proceed further in the career. So that's all from my end. If you want to add anything from your side, please go on. No, it's good. It's good that we had this communication very candid way, Yeah. very honest way. So that's what I like about this talk. So thank you, Shrikant, for giving me this opportunity to talk, with different topics. Okay. It's good. I want to connect with you again with some of your meetups right in near future. मैं ट्राई करूंगा मैं पुणे में रहूं या आप कभी एनसीआर आओ तो मिलें और डिस्कशन करें. Sure, sure, sure. थैंक यू.